स्टार्ट कर रहा हूं। ओके बेटा, अभी है ना हम लोग शुरू करते हैं पेनल्टी एंड फाइन। एनीवन, आप लोगों में से किसी को पता है क्या डिफरेंस है पेनल्टी में एंड फाइन में? एनीवन? खुशी? एनी खुशी? एनीवन? पेनल्टी और फाइन में क्या फर्क है? कोई भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बोलता हूं, ये किसी को बताना है? अभी बोलता हूं, बच्चों को ना ये डिफरेंस ही नहीं पता होता है। दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड फाइन। और एग्जाम में क्या करते हैं, फाइन की जगह पेनल्टी लिख के आते हैं, पेनल्टी की जगह फाइन। बोलते सेम टू सेम लिखे, फिर भी 5 में से 1 मार्क दिया, मतलब 1 मार्क का ही लिखा इसलिए 1 मार्क दिया। तो अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज पेनल्टी। ए पेनल्टी जो है ना, एंड व्हाट इज फाइन। पेनल्टी जो है ना, ये स्मॉल ऑफेंसेस के लिए होता है, छोटी छोटी गलतियों के लिए होता है। समझ रहे आप लोग? इसमें ये लगातार एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अब एक बात बताऊं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये लगाता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये लगाता है। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कुछ नहीं होता है, जो भी अथॉरिटी जजमेंट देता है ना, जो भी अथॉरिटी जजमेंट देता है, उसी अथॉरिटी को हम लोग क्या बुलाते हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये जो भी अथॉरिटी जजमेंट देता है, जैसे तुम में से किसी ने ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रेवल किया? किसी ने नहीं। बॉम्बे में तो हर दूसरा बच्चा करता है, यहाँ पे तो तुम ट्रेन में ज्यादा ट्रेवल ही नहीं करो। विदाउट टिकट पकड़ा है कभी? पकड़ा है विदाउट टिकट ट्रेवल किया हुआ, तो कितना फाइन लिया तुमसे? कितना अमाउंट लिया? 100 रुपये तो तुमने वो घूस दिया होगा उसको, बट वो लीगल फाइन होता तो 260 रुपये होता है ना? नॉर्मल लोकल ट्रेन का 260 रुपए। तो ये तो तुमको टीसी ने लगाया ना यार, वो तो 100 तो तुमने घूस दिया उसको। चलो, तो ये बॉम्बे में तो लड़के लड़कियां सब विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं। एक लड़की को तो सेम टीसी ने 3 बार पकड़ा। मैं बोला टीसी तेरे से परेशान हो गया होगा। अच्छा, कमाल की बात, उसने एक बार भी नहीं फाइन भरा, फाइन भरा ही नहीं उसने। बोलती अंकल नहीं देगी पैसा, में नहीं है मेरे पास। वो क्या करेगा? ये सब छोटी ऑफेंसेस है, इसमें ज्यादा कुछ करते नहीं है लोग। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब टीसी एडजुडिकेटिंग हो गया। किसी ने ट्रैफिक सिग्नल जंप किया है कभी? पकड़ा है किसी को ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हो? पकड़ा है आपको? कितना फाइन भरी? किसी ने फाइन भरा ट्रैफिक सिग्नल? तुम सब कांड कर चुके हो लाइफ में। कितना फाइन भरे तुमने भरा कितना ये बताओ? 1000 रुपये भरा तुमने, उसको नहीं खिलाया कुछ? तो अच्छा, तुमने ये खिलाया ही 1000 रुपये है। तुम लॉ ब्रेकर भी हो और तुम जुगाड़ू भी हो और तुम करप्ट भी हो। रिसिप्ट पैम्पलेट नहीं होता। अब से तुम डेली लिखोगे कॉन्सेप्ट, तुम्हारा लीगल वर्ड सब ठीक नहीं है तुम। तो 1000 रुपया लिया ना, वो जो लिया तुमसे किसने लिया? ट्रैफिक पुलिस ने लिया। वो भी बेटा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गया। तो हर लॉ में ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए। क्या हर छोटी बात में तुम कोर्ट में चले जाओगे क्या? नहीं, तो छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए। कंपनीज एक्ट में आरओसी है। कौन है कंपनीज एक्ट में? आरओसी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मेरे बच्चों? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये सब छोटे छोटे ऑफेंस के लिए होता है। अब जैसे ट्रैफिक सिग्नल जंप किया तो कोर्ट के पास ले जाके फांसी तो नहीं दिलाएंगे इतनी छोटी बात के लिए, तो वो तो वहीं पे रफा दफा हो गया। बट जो सीरियस ऑफेंस होता है, क्या बोला मैंने, जो वहां पे कोर्ट डिसाइड करता है पनिशमेंट। समझ रहा है? अब जैसे तुम में से किसी ने मर्डर किया है, नहीं मच्छर के पनिशमेंट, इंसान का।
अब मर्डर करोगे, ये तो ऐसा तो नहीं होगा तुमने सिग्नल जंप किया, एक आदमी को उड़ा दिया जानबूझ के, ट्रैफिक पुलिस वाला बोलेगा ठीक है 260 रुपए हुआ, भरो और जाओ। अब तो कोर्ट में केस चलेगा ना तुम्हारे ऊपर। तो ऐसे सीरियस ऑफेंसेस कोर्ट में जाता है, उस पर फाइन लगता है। एक पेनल्टी में कभी भी जेल नहीं होता है, पेनल्टी में कभी भी जेल, फाइन में जेल ना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट पेनल्टी में तो जेल होता ही नहीं। अब क्योंकि पेनल्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लगाता है ना, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे लिखा रहेगा 5,000, अब 5,000 लिखा रहेगा तो 5,000 ही लिया जाएगा आपसे, 5,000 लिखा रहेगा तो आपसे 5,000 ही लिया जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इतना दिमाग नहीं होता क्यों खुद डिसाइड करे। कोर्ट वाले में ना, फाइन वाले में हमेशा रेंज होता है, जैसे लिखा रहेगा 1,000 से 10,000। अब कोर्ट डिसाइड करेगा क्या लगाना है। अब जैसे क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? आपका नाम रिद्धि है। रिद्धि फर्स्ट टाइम गई, कांड किया इसने, कांड समझते हो ना? कांड मतलब कॉन्ट्रावेंशन, KAND, कांड, कॉन्ट्रावेंशन किया, कोर्ट में गई। एक जज ने बोला यार इंसान तो मासूम लगती है ना। अब मुझे याद आया बेटा, अपन मिले थे इधर ऑफिस में, याद है? याद आया? अब मुझे याद आया। हाँ, मैंने तुमको मोटिवेट किया था, इसको वो भी नहीं याद है। मैंने बोला था अपन बहुत जल्द मिलेंगे इंटर में। अब याद आया कि नहीं आया? अब मुझे याद आया। चलो, इतना अच्छा तुमको मोटिवेट किया, तुम वही भूल गई। चलो, तो इसने कांड किया, फर्स्ट टाइम गई कोर्ट में। एक कोर्ट इसको 1,000 रुपए लगा के छोड़ देगा? हाँ, कोर्ट देखेगा यार, कोर्ट की मर्जी है, 1,000 से कुछ भी लगा सकता है, तो कोर्ट 1,000 लगा के छोड़ देगा। मान लो ये बच्ची गई, क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? दैट लास्ट बेंच जो तब से लिख रही, ये अभी तक 10-20 बार ऐसा कांड कर चुकी है। जज इसका एड्रेस तक याद हो गया जज को। जज बोला बाबू तेरे को तो पूरा 10,000 लेगा अब, है ना, तुम रेगुलर ऑफेंडर हो। ऐसा तो नहीं है कि ये रेगुलर कस्टमर है इसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। शी इज एन ऑफेंडर, उसको पनिशमेंट बढ़ जाएगा। ये तो ये कोर्ट को ही राइट होता है कि वो डिसाइड करे 1,000 से 10,000 क्या लगाना है। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की इतनी औकात नहीं, इसीलिए वहां पे अमाउंट फिक्स है, बट फाइन में तो अमाउंट वेरिएबल होता है, और उसके बीच में कितना लगाना है कौन डिसाइड करेगा? 1,000 समझो, ये दूसरी बार गई है तो इसको 5,000 लगा के छोड़ दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोर्ट डिसाइड करता है। देखो इधर, अब एग्जाम में अगर देखो कभी भी तुम देखेगा ना पेनल्टी और फाइन, तो तुम आंख बंद करके इंटरचेंज नहीं करेगा। तुम सोचो तुम कितने कानून आज तक लाइफ में पढ़ चुके हो विदाउट नोइंग दैट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड बिंदास इंटरचेंजिंग इट विदाउट थिंकिंग कि इसके मार्क्स भी कटते हैं। समझ रहा है? रूल्स की जगह रेगुलेशंस लिखा होगा, एक्ट की जगह ऑर्डिनेंस का रेफरेंस दे दिया होगा, विदाउट नोइंग कि ये सब अलग अलग चीज है, विदाउट नोइंग दैट इट दिस एग्जिस्ट ऑल्सो। ये सब एक लेक्चर का बात है, 3 घंटे का कहानी है। वो 3 घंटे मेहनत से सीख लिया ना, फिर वो लाइफ टाइम तुमको वो हेल्प करेगा। पेनल्टी कौन लगाता है? कंपनीज एक्ट में कौन है? आरओ। फाइन कौन लगाता है? कोर्ट। जा रहा है बुद्धि में? अच्छा, छोटी छोटी गलतियों के लिए क्या लगेगा और बड़े बड़े गलतियों के लिए क्या पेनल्टी में जेल है? क्या फाइन में जेल है? पेनल्टी क्या होता है और फाइन क्या होता है? मक्खन की तरह क्लियर हो गया, है ना? बोलो। आप सुनो, कोई भी कानून के ना 3 विंग्स होते हैं। कोई भी कानून में 3 विंग्स होता है। पहला होता है लेजिस्लेटिव, सुना है ये? दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशियल। कोई भी लॉ, लेजिस्लेटिव का काम क्या है? बनाना। क्या बेटा, क्या बनाना? तो पूरा बोलो, लॉ पास करना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? लॉ को इंप्लीमेंट करना। और जुडिशियल का, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसके ऊपर जजमेंट देना। एक एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स तुम किस वजह से भरते हो? एक्ट है इसके लिए भरते हो? नहीं। डिपार्टमेंट है इसलिए भरते हो। जीएसटी क्यों भरते हो? डिपार्टमेंट है इसलिए। सिग्नल इसलिए नहीं तोड़ते हो कि ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट है,
सिग्नल इसलिए नहीं तोड़ते हो कि तुमको पता है सिग्नल तोड़ा तो ट्रैफिक पुलिस है, कैमरा है, तो इंप्लीमेंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ऐसा भी तो होता है, पहले तुमने सिग्नल जंप नहीं किया, पुलिस वाला ऐसे ही परेशान कर रहा है। ऑटो वाले को तो कर ही देते परेशान पुलिस वाले, ये दे वो दे वो दे ताकि पैसे मिले। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट की भी गलती हो, और इसीलिए अगर ऐसा कभी डिस्प्यूट हो, क्या हो मेरे बच्चों, तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी कोई अथॉरिटी होना चाहिए। क्या बोला मैंने? डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी कोई अथॉरिटी होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल कोर्ट। बट अपन तो कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं ना यार, तो कंपनी लॉ में लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन होता है? जो कानून बनाता है। ये मुझे तो कंपनी लॉ किस में है? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट में, किधर से? यूनियन। तो इसका कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव हो गया ना यार। बट एक मिनट, एक्ट पार्लियामेंट बनाएगा, रूल्स कौन बनाएगा उसका? वो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो गया। ऑर्डिनेंस कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट, वो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो गया। और छोटा मोटा कानून आरओसी बनाता है। छोटा मोटा कानून कौन बनाता है? तो ये चार लेजिस्लेटिव, मेन तो तीन ही है, ये चौथा तो ऐसे टाइम पास लॉ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन चलाता है इसको? निर्मला जो बोल रहे हो, तुम्हारे उम्र की है वो, श्रीमती निर्मला सीतारमन। समझ रहे हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी। मतलब तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड लॉ, तीनों उसके हाथ में। तो उसका मजाक उड़ाया ना, इतने रूल्स इश्यू कर देगी वो कि पढ़ते पढ़ते तुम थक जाएगा। पढ़ेगा कौन? मतलब पढ़ना पड़ेगा ना गुड़िया, अपने को तो रैंक लाना है यार, है ना? तो निर्मला सीतारमन, समझ रहे हैं? तो तुम्हारे आंसर पे फीडबैक दिया कि नहीं? मैं इसके आंसर का तो इसने दिखा है, तुम्हारे आंसर पे कभी दिया? तुम पढ़ी हो में से? नहीं ना? तो तुम हाँ हाँ आंसर नहीं दिखाया, मतलब वेरी गुड। तो तुमने वो भी आंसर नहीं चेक किया? करो, ठीक है। अभी इस बार करवाओगे ना चेक? इस बार कल से किसको किसको चेक करवाना है आंसर? सर आज से, आज कहाँ लिखोगे? अभी तो कल लिखोगे ना, आज लिखोगे तो कल सबको, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सेम डे सबका ना हो, लेकिन करते जाएंगे, है ना? डेली 40% स्टूडेंट का करते जाएंगे, है ना? चलो देखते हैं। आप लोग लिखते तो जाओ पहले। अभी डिस्प्यूट है तो कौन? निर्मला सीतारमन। एक कहने थे उसके, निर्मला सीतारमन, इंडिया में कितनी कंपनीज है? बहुत सारी। मतलब कितनी होगी? 1000 50 लाख कंपनीज है इंडिया में। 50 लाख कंपनी को अकेले निर्मला सीतारमन संभाल पाएगी? उसने अपने नीचे रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंट किए। वो गुंडे लोग बोलते हैं ना, नॉर्थ तू संभाल, साउथ तेरा, ईस्ट है खुशबू, ईस्ट तेरा। तुम्हारा नाम क्या हो? लॉ ब्रेकर। व्हाट इज योर नेम? लॉ ब्रेकर, लास्ट बेंच। पबजी नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? पूरी? पुनीत? साउथ पुनीत का, नॉर्थ ईस्ट गर्वित तेरा। साउथ ईस्ट तो तुम जाएगा नहीं, अब नॉर्थ ईस्ट में वो है तो तुम साथ में ही रहेगा। तो मैंने एरिया डिवाइड कर दिया। रिधि तेरा नॉर्थ, ठीक है? तो ऐसे मैंने एरिया डिवाइड कर दिया ना यार। क्या डिवाइड कर दिया मैंने? एरिया। तो ये जो मैंने एरिया डिवाइड किया, ये जो मैंने, ये ऐसे ही निर्मला सीतारमन के नीचे रीजनल डायरेक्टर्स है। कौन है? और वो रीजनल डायरेक्टर्स का एरिया डिवाइडेड है। सर कौन से एरिया है? अभी देखो, इसमें पूरा याद करवा दूंगा, और ये सब याद होना चाहिए। जब तुम कंपनीज एक्ट पढ़ते हो ना, तुम्हें एक एक चीज याद होना चाहिए। रीजनल डायरेक्टर कौन है, आरओसी कौन है, एनसीएलटी क्या है, उसका रोल क्या है। इतना मजा आता ना फिर पढ़ने में, एक एक चीज जब पता होता है। सब याद करवा दूंगा। देखो पहले तो जोन बताओ ना इंडिया में। जोन, जोन नॉर्थ तो ऐसे ही होगा, साउथ होगा, वेस्ट, सेंट्रल।
नॉर्थ साउथ ईस्ट पहले लिख दो, ठीक है। ईस्ट वेस्ट, ज्यादा बुद्धि में, ज्यादा बुद्धि में। अब सुनो, नॉर्थ में कौन है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी होगा नॉर्थ का, फेंको फेंको नॉर्थ का सबसे, वेरी गुड, दिल्ली। साउथ का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी फेंको, बैंगलोर थोड़ी है, चेन्नई। पहले तो बैंगलोर है भी नहीं साउथ में, प्रॉपर साउथ में नहीं है वो। ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कोलकाता। देखो ऐसे फेंकोगे तो याद होगा। वेस्ट का मुंबई। तुझे क्या पसंद है वो नहीं पूछा है। अच्छा अब सुनो, नॉर्थ ईस्ट, ए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ले लिया ना, नॉर्थ ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये नहीं बोल पाओगे तुम। सिटी, आसाम सिटी नहीं है, पौंडीचेरी नॉर्थ ईस्ट में है। वो नॉर्थ ईस्ट में पौंडीचेरी बोल रहा है। लो वो छोड़ो, पहले तुम ज्योग्राफी पढ़ो अच्छे से। नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट शिलोंग है। अच्छा तुमको नहीं पता होगा, 7 सिस्टर्स है ना छोटे छोटे, मेघालय, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिलोंग। फिर नॉर्थ वेस्ट में, ये तो मुंबई से थोड़ा ऊपर ना, गुजरात सिटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट शहर अहमदाबाद, समझ रहे हो? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट दो नहीं है, साउथ सिर्फ साउथ ईस्ट रखा है, साउथ वेस्ट नहीं रखा है। पूछो क्यों? ये मेरे को ना इंडिया का मैप ठीक से बनता नहीं है मेरे से, बट तुम विजुअलाइज करो, ऊपर से मैप मोटा है अपना इंडिया, विजुअलाइज करो, ऊपर से मोटा है, नीचे का मैप देखो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप ध्यान दोगे, ये नीचे से कुछ ऐसा है ना अपना मैप, साउथ का पोर्शन, समझ रहा है? यहां पे तेरा क्या आ गया? चेन्नई। ये चेन्नई यहां पे आ गया, तो यहां पे सिर्फ यहीं पे एक रखने का ऑप्शन बचा है, यहां पे रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि ये ही तो इतना संभाल लेगा ना। अब समझा? इसीलिए सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रखा है, सॉरी साउथ ईस्ट रखा है, साउथ वेस्ट ऊपर का दोनों क्यों रखा? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ ये फैक्ट है, ब्रॉड है ना ऊपर से। अगर आप ऊपर से भारत का मैप देखोगे तो ब्रॉड है, इसीलिए बिकॉज ऑफ, देखो ना इधर, बिकॉज ऑफ लार्जर एरिया, बिकॉज ऑफ यू नीड मोर पीपल। आप समझ रहे हैं मेरा बात? तो ऊपर से अगर तुम देखोगे तो साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, समझो। तो साउथ ईस्ट कौन है? साउथ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है हैदराबाद। कौन सा है? समझा रीजन? 7 रीजनल डायरेक्टर है देश में, एकदम सिंपल याद हो जाएगा। अभी देखो, पहले एरिया याद करो, आ जाओ। नॉर्थ, वो सेंट्रल के पीछे ही पड़ गई है। क्या है सेंट्रल में? वो बार बार सेंट्रल है ही नहीं, वो सेंट्रल सर, सेंट्रल। फिर से रेडी, आ जाओ। रेडी है सारे बच्चे? फिर से बोलो एक बार। वेरी गुड, फिर से एक बार। रुक जाओ अब। हो गया? तुम क्या, हाँ तुम वो बोलते हो जो सीक्वेंस में तुमने रट लिया है, बोलो ठीक से। आप उसका शहर बोलोगे, बोलो। इधर कोलकाता है,
इधर कोलकाता है, इधर कौन सा मैप डाउनलोड किया है तुमने? ठीक से आंसर दो, ठीक से आंसर दो, चलो ठीक से आंसर दो, ठीक है, आ जाओ बोलो। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के बगल में शिलोंग है, मुंबई के बगल में शिलोंग है, अहमदाबाद, शिलोंग। अब ठीक से बोलोगे? अब तुम्हारे को मैं इंडिया का मैप बनवाएगा दोबारा का, तुमने भी गलत आंसर दिया तो। और तू सेंट्रल बोली तो 2 बार लिखवाएगा तेरे से ये सब। रेडी है? चलो चलो पार्टिसिपेट करो मेरे साथ, आ जाओ। फिर से अब एरिया बोलो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब अंदर का बोलो। दिल्ली, बैठ गया दिमाग में। अब देखो, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, तुमको मजा आ रहा है। जब लॉ स्टार्ट होगा 2 लेक्चर के बाद तो यू विल गो क्रेजी, समझ लो। बट वही है, मेहनत बहुत हो जाएगा। तुम अगर कुछ और काम कर रहे हो तो सब बंद कर देना। अब से तुमको खाने और सोने का टाइम छोड़ूंगा मैं, बाकी सिर्फ पढ़ाई होगा तुम्हारा, समझ रहे? मतलब मजा आएगा तुमको, ऐसा नहीं है। मस्ती देखो, मस्ती करने की जरूरत नहीं होती, पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है। और तुम उसके लिए भी सेंट्रल में पहुंच जाओगे कि सेंट्रल जा रही हो मस्ती। क्या है सेंट्रल में? नहीं, तुम बार बार सेंट्रल बोल रही हो तो मेरी इच्छा है जानने की। चलो शुरू करें, आ जाओ, बोलू मैं तो। देखो इधर सबसे ऊपर एमपी होता है, सॉरी एमसी ए है। कौन है इसका हेड? निर्मला सीतारमण। ये सब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। कौन है ये लोग? इसके नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर्स है, अभी जस्ट बताया। इसके नीचे आता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ। कौन आता है? बाय द वे तुम लोग को पता है ना आरओसी क्या है? क्या है? इंसान है कि ऑफिस है? कौन कौन बोलते ऑफिस? कौन बोलते? कोई नहीं बोल रहा ऑफिस है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इंसान है कि ऑफिस है? कौन कौन बोलता है इंसान है? कौन बोलता है ऑफिस है? और बाकी लोग? इंसान है, इंसान। आरओसी इंसान है। 25 आरओसी है, वैसे ये चेंज होता रहता है, लेकिन अभी के लिए 25 आरओसी है देश में, समझ रहे हो? 25 आरओसी है। महाराष्ट्र में 2 है, तमिलनाडु में 2 है। सर तो फिर तो बाकी स्टेट सब में एक एक है। सर फिर तो ज्यादा हो जाए, कुछ छोटे छोटे स्टेट है उसमें क्लब्ड होके एक आरओसी है, तुम समझ रहे हैं? अब जैसे मुंबई का आरओसी है ना, गोवा में क्यों रहेगा? तो ये आरओसी इंसान है, मजाक नहीं है। आरओसी क्या है मैं तुमको दिखा रहा हूं, देखो इधर। जैसे मुंबई का जो आरओसी है ना, तुमको मैं मुंबई का आरओसी देखो इधर, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये, अरे ये आरओसी, ये आरओसी है। तुम बोलोगे सर 7, अरे 7 तो रीजनल डायरेक्टर है, ये क्या है? आरओसी है, समझ रहे? देखो मुंबई और पुणे 2 है ना। चलो अब देखो, मैं मुंबई का दिखा रहा हूं, राजस्थान का भी दिखा दूंगा। चलो देखो, श्री बेनुधर मिश्रा, बेनुधर मिश्रा, ये कौन है? आरओसी है। इंसान है ना, ये ऑफिस नहीं है। क्या है ये? इंसान।
समझ रहे हैं? श्री रुवित कुमार, आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडिटी। अब ये क्या होता है 2 मिनट में बताऊंगा। ऑफिशियल समझ रहे हैं? तो तुमको मोस्ट ऑफ जगह पे ना, देखो चेन्नई का श्री कुमार, कोयम्बटूर का है ब्रिजेश कुमार काइन, उत्तर प्रदेश का है सीमा रथ, उत्तराखंड का इमरान अहमद सिद्दीकी, वेस्ट बंगाल का AK सेठी आरओसी। देख रहे हो? बस ना, अभी किसको बताना है? कौन से स्टेट का? मध्य प्रदेश का जानना है? ग्वालियर नहीं, मध्य प्रदेश का है। ग्वालियर में है, मतलब मध्य प्रदेश का है वो, मुकेश सोनी। समझ रहे हैं? ये समझ गया आपको? नाउ तो ये इस तरीके से है आरओसी। देखो ये सब अब पूरे कंपनी लॉ में तुम पढ़ रहे हो आरओसी, तुमको पता ही नहीं आरओसी है क्या। मुझे बताओ, कभी तुमको मजा आएगा पढ़ने में? कभी नहीं आएगा। पेनल्टी लिख रहे हो, फाइन लिख रहे हो, एक्ट लिख रहे हो, रूल्स लिख रहे हो, जब पता होता है ना चीजें, लॉ को इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, इट्स ऑलरेडी वेरी इंटरेस्टिंग। तुम पढ़ो, तुमको फिर भी मजा आएगा। मैं बता रहा हूं, 2 लेक्चर के बाद तीसरे लेक्चर से तुम वेट करेगा कि इतना मजा आ रहा है यार, मूवी से ज्यादा मजा आएगा, मेरा प्रॉमिस है तुमको। और इसके लिए मुझे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाऊंगा और फिर भी मजा आएगा, नॉलेज गेन होगा और मजा आएगा। तुम समझ रहे? एकदम प्रोफेशनल तरीके से मजा आएगा तुमको। ये आरओसी समझ गया सबको? ये हो गया, ठीक है, ज्यादा जानकारी नहीं लेना, आ जाओ, है ना? तो आ जाओ। तो आरओसी एक तो देखो इधर, आरओसी 25 है। सीआरसी तुमने सुना है कि नहीं इसके बारे में? नहीं सुना है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। अच्छा, कितने देश में सीआरसी? कैसे मालूम पड़ा? एक है। इसका एक ही काम है, ये क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसलिए एक से ज्यादा नहीं चाहिए। ये जब कंपनी पैदा होता है तो उसकी जिंदगी में पहली बार मिलता है वो। बधाई हो, तुम पैदा हुई हो, हैप्पी बर्थडे, सर्टिफिकेट दे दिया। बधाई हो, तुम पैदा हुई हो, हैप्पी बर्थडे, सर्टिफिकेट। इसका इतना ही काम है। तो ये क्या रोज बोलेगा बधाई हो, कल पैदा हुई थी, बधाई हो, तुम परसों पैदा हुई थी? नहीं ना। तो ये तो एक ही बार देगा, इसीलिए एक बहुत हो गया। एक पूरे देश की इसको दे सकता है सर्टिफिकेट। बाकी जो पूरा फाइलिंग वर्क है, पेनल्टी ऑर्डर है, फाइलिंग वर्क है, ये सब काम कौन करेगा मेरे बच्चों? कौन करेगा? आरओसी। और लास्ट आता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये क्या होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर? कंपनी को जब बंद करना होता है तो 2 काम होता है, वाइंडिंग अप का काम होता है एंड लिक्विडेशन। किसी को पता है वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन में क्या फर्क है? नहीं पता? या वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन में नहीं पता तुमको? एनीवन हाथ ऊपर करके आंसर करो। हाँ भाई, इलैबोरेट करोगे? रिजोल्यूशन के बारे में और कुछ बोलना नहीं? चलो बोलता हूं मैं। देखो इधर ए, अब समझो एग्जांपल। कहां रहती गुड़िया? तो यश में, घर पे रहती है। मच्छी, आई एम वेजिटेरियन। पंछी में रहती है, ओके। पंचशील में रहती है, ओके। तो पंछी, पंच बराबर। अब इसको पंचशील से ना शिफ्ट होना है। शी वांट टू शिफ्ट टू वैशाली नगर। बोली क्लास को नजदीक रहेगा। तुम समझ रहे? अब ये क्या करेगी? जय श्री राम बोलेगी, घर उठा के लेके आ जाएगी सीधा? नहीं ना। शी हैज टू शिफ्ट ना। तो ये एकदम से तो शिफ्ट नहीं करेगी। क्या करेगी? रोज सामान निकाल निकाल के बाहर रखेगी।
एक सामान पैक किया बाहर निकाला, एक सामान पैक किया बाहर निकाला, एक सामान पैक किया बाहर निकाला, रोज सामान निकाल थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालेगी। जब सारा सामान बाहर निकल जाएगा फिर ये दरवाजे को लॉक कर देगी। तुम समझ? तो ये जो एक एक सामान इसने बाहर निकाला है ना, इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। और जो घर पे ताला मारा है ना, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन भी बोलते हैं। अब देखो, एक कंपनी को बंद करना है, कंपनी सीधा हर हर महादेव बोल के कंपनी बंद नहीं कर पाएगा। कंपनी में 1000 करोड़ की असेट्स है, सामने 1000 करोड़ की लाइबिलिटीज है, एक एक असेट बिकेगा और उसके सामने एक एक लाइबिलिटी पे होता चला जाएगा। क्या बोला मैंने? एक एक असेट बिकेगा और उसके सामने एक एक लाइबिलिटी पे होता चला जाएगा। और इसमें महीनों लग जाता है, सालों लग जाता है। जब सारा असेट बिक जाएगा, जब सारा असेट बिक जाएगा और इसके पास बेचने के लिए असेट नहीं रहने वाला। क्या बोला? इसका क्या बिक गया? सारा असेट। और इसके पास बेचने के लिए अब असेट नहीं है, सारा असेट बिक गया और अब इसके पास बेचने के लिए असेट नहीं है। तो ये कोर्ट में जाएगी, बोलेगी मैंने सारा असेट बेच दिया, मेरे पास बेचने के लिए असेट नहीं है। उससे जितना लायबिलिटी चुका सकता था चुका दिया। अब कोर्ट इसको एक ऑर्डर देगा, तथास्तु मर जा। क्या बोलेगा कोर्ट? तथास्तु मर जा। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? एक बात बताओ, तो वाइंडिंग अप के आगे प्रोसेस लिखा रहता है, क्यों? ये चलता रहता है, इट्स अ प्रोसेस। ये थोड़ा एसी चालू करो ना, गर्म हो रहा है एक्चुअली। या तो मेरा पंखा चालू कर दो, हाँ मेरा फैन चालू कर दो। कहां से होगा? हाँ, तो मेरे को गर्म हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, ये छुपा के रखा है, चलो अब ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बिल तो क्या आएगा। चलो, तो अपने अंजुल सर पैसे वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी गाड़ी है ना, गाड़ी ले लो उनसे। चलो, तो ए अब ना तुम कोर्ट में गए, ये तो इसीलिए वाइंडिंग अप के पहले क्या लिखा रहता है? प्रोसेस। क्या लिखा रहता है मेरे बच्चों? प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। एक एक करके तुम असेट बेच रहे और उसके सामने एक एक करके तुम लाइबिलिटी पे आउट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? एक एक करके आप असेट बेच रहे और उसके सामने आप एक एक करके लाइबिलिटी पे आउट कर रहे हो। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस कि तुमने असेट बेचा, लाइबिलिटी पे किया, असेट बेचा, लाइबिलिटी पे किया। इसीलिए ये महीनों चलता है। इसके नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ये जब तुम कोर्ट में जाओगे, बोलोगे यार मैंने सब कुछ बेच लिया, मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, कोर्ट बोलेगा तथास्तु मर जा। अब ये क्या हो गया? लिक्विडेशन। क्या हो गया? ये लिक्विडेशन। और डिसोल्यूशन भी बोलते हो। इसीलिए डिसोल्यूशन के आगे लिखा रहता है इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन। क्यों इवेंट? ये एक मोमेंट है ना, कोर्ट ने जैसे ही तेरे को बोला तथास्तु मर जा, ये जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। अब जैसे तुम एक एक सामान निकाले, उसमें तो महीनों लगेगा, लेकिन जिस दिन तुमने ताला मारा ना, वो एक इवेंट को क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन तुमने सही नहीं बोला। डिसोल्यूशन मतलब एक इवेंट है, जब कोर्ट का ऑर्डर आता है और तेरा लीगल एग्जिस्टेंस क्या होता है? खत्म हो जाता है। अरे जा रहा है बुद्धि में। अब ये सब कौन करवाएगा? इसके लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। कौन होता है मेरे बच्चों? अच्छा, इसके लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर क्यों होता है, मैं आप लोग को उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। सी, होता क्या रियल लाइफ में, आप मेरी बात को समझो। देखो इधर, देखो इधर, होता क्या रियल लाइफ में, ये लिक्विडेशन होगा तो दिक्कत क्या होगा? होता है वाइंडिंग अप होगा तो। अब मान लो गर्वित मेरे बहुत क्लोज है, ये बोलता है आयुष बोलता लेके जाओ सर। गर्वित मेरे बहुत क्लोज है, रिद्धि उतनी क्लोज नहीं है। एग्जाम्पल है बेटा, नहीं तो इस पर भी मुद्दा बनाएगी तो। नहीं मजाक कर रहा हूँ, वेरी स्वीट एग्जाम्पल है। आयुष बहुत क्लोज, सॉरी अपना गर्वित बहुत क्लोज है। मैं क्या किया? इसको पहले पेमेंट कर दिया, इसको नहीं दिया। गलत किया ना मैंने? इसीलिए इनको बेचने के लिए, पे करने के लिए गवर्नमेंट का बंदा चाहिए, वो है ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या है वो? ये लोग किसके नीचे काम करते हैं? रीजनल डायरेक्टर। समझ रहा है? 23 ऑफिशियल लिक्विडेटर है देश में। कितने हैं? तो देखो अभी इधर
मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ, अभी तक मैंने दो बताया तुमको। पहला क्या है? लेजिस्लेटिव, ये क्या करेगा? लॉ पास करेगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। और जुडिशियल क्या करेगा? जजमेंट देगा। अच्छा, लॉ कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। एक्ट, कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं ना मैं, कौन पास करेगा? उसका रूल्स और ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। छोटा मोटा कानून तो आरओसी भी बना देगा ना यार। एग्जीक्यूटिव तो एमसीए है ना यार, एमसीए है डिवाइडेड इन 7 जोन, रीजनल डायरेक्टर। एक मिनट, नॉर्थ में कौन है? दिल्ली। साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। समझ गया? एमसीए के नीचे कितने रीजनल डायरेक्टर हैं? 7। उसके नीचे क्या है? सीआरसी। आरओसी कितना है? 25। फॉर्म फाइलिंग, पेनल्टी ऑर्डर, ऑफिशियल लिक्विडेटर कितना है? 23। वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन। ज्यादा बुद्धि में। अच्छा, लास्ट पॉइंट, जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी क्या देता है? डिस्प्यूट के ऊपर जजमेंट, डिस्प्यूट के ऊपर जजमेंट। कंपनीज एक्ट में कौन है जुडिशियल अथॉरिटी? एनसीएल। सुना है नाम? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब कंपनीज एक्ट का कोर्ट है ये। क्या है ये मेरे बच्चों? कंपनीज एक्ट का कोर्ट है। अब मैं तुमको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसका मैं आप लोग को रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं तो आप लोग को क्लैरिटी आएगा। देखो इधर, एक्चुअली ना सब पता होना चाहिए। देखते जाओ, अभी अपन ने गिन के 3 घंटा लिया है अभी तक कायदे से देखा जाए तो, एंड इन दैट 3 आवर्स रफली वी हैव एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक निटिग्रिटीज ऑफ द लॉ। अब आज ही स्टार्ट हो जाएगा कंपनीज एक्ट, ठीक है? आज ही स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक्स तो आज ही हो जाएगा। देखो अब ये स्टार्ट है ना, मैं बता रहा हूं तुमको, थोड़ा 2 लेक्चर लगेगा सेटल डाउन होने में सब्जेक्ट में, क्योंकि कैसा है ना, बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग करो ना कि वो बाद में ना रात को 2 बजे तुमको कोई उठा के कोई कॉन्सेप्ट पूछे तो आंसर दे पाना चाहिए। अभी भी अगर मैं फेमा का कुछ बोलूंगा तो तेरे को रिकलेक्ट हो जाएगा। कितने दिन पिछले साल में रहेंगे तो इस साल वो रेसिडेंट माना जाएगा। मेरा पोपट कर देगी ये तो 182 डेज। बट याद आ गया ना, क्योंकि अब वो पढ़ के 8-7 महीने हो गए, 7 महीना हो गया, लेकिन फिर भी तेरे को एक बार बोला तो रिकलेक्ट कैसे हो गया? क्यों? तुमने जो पढ़ा है ना वो रूट से पढ़ा है, विथ लॉजिक पढ़ा है। वो 7 महीने बाद भी बोलूंगा तो रिकलेक्ट होगा। अच्छा, मैंने उसको ये बोलने के लिए पैसे नहीं दिए, एंड आई एम टेलिंग यू, तुम 10 साल बाद, अभी मेरा बोरीवली में लेक्चर हो रहा था तो एक मैंने इतनी रैंडमली मैं पूछता हूँ कौन किसके भाई बहन सी है, क्योंकि मुझे पता भाई बहन सी है कोई भी रहेगा तो वो हाई लाइकली है कि मेरे से पढ़ा रहेगा। हाई लाइकली मतलब आउट ऑफ 10 9 स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम मी एट फाइनल सीए इन बॉम्बे। तो मैंने हाथ ऊपर करवाया तो 2-3 बच्चे लोग हाथ ऊपर किए, तो उसमें एक लड़की थी, उसके जिस ऑफिस में काम करती थी उसकी सीनियर पढ़ी थी, टैक्स 2012 में पढ़ी थी मेरे से 2012 में। तो मुझे बोले, मैंने उसको बोला पूछना कि तेरे को आज याद है कि नहीं? बोलती सर पूछना क्या, मैंने ऑलरेडी पूछ लिया। मतलब बच्चों की आदत होती है ना, टीचर का नाम देखा नया तो क्यूरियोसिटी में पूछते हैं इसको जानते हो क्या, तो बोली मैंने पूछा था ऑलरेडी नाम। तो उसने बोला अरे मैं पढ़ी हूँ सर से, मेरे को तो आज भी याद है, 13 साल हो गया। कोई भी सब्जेक्ट याद रखने का सिंपल तरीका है, तुम याद रखना चाहोगे तो याद नहीं रहेगा, बट उसको तुम जियोगे ना प्रोविजंस को, तो वो लाइफ टाइम तुमको याद हो जाएगा। अब देखना कोई 10 साल बाद भी तुमको आरओसी के बारे में पूछेगा ना, तुमको पता चल जाएगा आरओसी क्या है, क्योंकि यू हैव लिव इट। तो तुमको उस मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा। देखो ऐसा नहीं है कि सीधा, बट हैविंग सेड दैट रहेगा याद, बट तुमको मेहनत कर। अभी तुम ये समझो, तुम घर पे जाओगे ना, तुम्हारे सोने तक है ना तुमको अब लिखते ही रहना है, लिखना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। तो ये 8 दिन तुम्हारा ऐसे ही चलने वाला है कि तुम घर पे 5 बजे पहुंच गए। अच्छा 5 तो बजता भी नहीं है तुमको पहुंचने में, लेकिन कल से तो आंसर चेक कराओगे तो लेट ही जाओगे तुम, तो आधा 1 घंटे बाद तो निकलोगे यहां से, आधा 1 घंटा वहां पे लगेगा तुमको घर पे। तो तुम ये समझो कि 6 से लेके 10 बजे तक का तुम्हारा टाइम आज से बुक कर लिया मैंने।
उसके बाद तुमको खा के सोना है। बट ट्रस्ट में 2 लेक्चर के बाद तुमको ये जर्नी में मजा आएगा। तुमको अगर बोलूंगा ना होमवर्क मत करो, यू विल, ऐसा कभी बोलूंगा नहीं, बट यू विल फील इनकम्प्लीट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यू विल एंजॉय इट। ये बोलती फन, सेंट्रल फन सर। चलो तो ध्यान देना, शुरू कर रहा हूं। तो इधर देखो, एक्चुअली एनसीएलटी कंपनीज एक्ट में कोट है, ये अभी आया, पहले नहीं था। 1956 था ना कंपनीज एक्ट 1956, उसमें नहीं था ये, है ना, उसमें नहीं था ये, अभी आया। अब मेरा सवाल है, ये जो कंपनीज एक्ट 1956 है, क्या बोला मैं, ये जो कंपनीज एक्ट है 1956, ये ओल्ड एक्ट है, इसमें एनसीएलटी था ही नहीं। एनसीएलटी बना है 1 जून 2016 को। सर याद रखना ये डेट, जरूरत नहीं है बट ठीक है, मतलब पता तो कर लो बस। 1 जून 2016 को आया। ओल्ड एक्ट में कंपनी लॉ बोर्ड था, नहीं सब है नोट्स में, सब है। ओल्ड एक्ट में क्या था, कंपनी लॉ बोर्ड था, जो नॉर्मल कंपनीज की वाइंडिंग अप और नॉर्मल कंपनी का कोड था। एक था BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सिक कंपनीज के लिए था जो कैश लॉस खाती थी, और CLB था नॉर्मल कंपनीज के लिए, कंपनी लॉ बोर्ड। और एक था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो आज भी है। हाई कोर्ट का एक कंपनी लॉ का डिवीजन था। किसका डिवीजन था? इन तीनों को डिलीट कर दिया। सर हाई कोर्ट आज भी है, लेकिन उसमें जो कंपनी लॉ का डिवीजन था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। बोला गेट आउट, सॉरी, भाग जा। ये तीनों को मार के किसको जन्म दिया? एनसीएलटी इज वेरी पावरफुल, इससे टाइम बचता है। अब पहले तुम यहां से यहां, फिर यहां से यहां नौटंकी लगता था ना यार, अब नहीं, सीधा एनसीएलटी। मतलब एनसीएलटी का जजमेंट कॉपी तुम सीधा एनसीएलटी के पास जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये हायर अथॉरिटी है एक ना। मम्मी मारी किसके पास जाते हो बोलने, और पापा पीटे तो मम्मी नहीं, दादाजी ना, नहीं मम्मी के पास। तो ये तो तुम झगड़ा लगाता है मम्मी पापा में, किसके पास जाती है? बाबू के पास। बाबू इधर आले ले ले माला, मम्मी ने किधर माला, इधर हाथ में माला, बस जाओ। तो अरे मम्मी मारेगी पापा, पापा मारेंगे मम्मी, ऐसा तो नहीं होता है। चलो, तो एनसीएलटी के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, अब एक रैंडम बात मुझे बताओ, इसका अपील आप लोग किसके पास फाइल करेंगे? इसका अपील किसके पास? हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट को तो यही खा गया है, नहीं समझा? तो सीधा किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। किसके पास जाएगा? तो ये तेरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। क्या हो गया आपका ये? तो एनसीएलटी का एनसीएलटी और उसका जजमेंट देता है। ये मशीनरीज ऑफ लॉ एकदम अच्छे से समझ गया, सबको समझा? तो मुझे बताओ एक बात, कहने से 3 मशीनरी, पहला क्या है? लेजिस्लेटिव, कौन है? एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। रूल्स कौन बनाएगा? ऑर्डिनेंस। एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर कौन है? एमसीए। कौन है? एमसीए। एमसीए के नीचे कितने रीजनल डायरेक्टर्स हैं? 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। कहां कहां है बताओ? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, शिलोंग, हैदराबाद। और उसके नीचे क्या है? सीआरसी, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, एडजुडिकेट, अपना जुडिशियल अथॉरिटी में कौन है सबसे पहले? एनसीएलटी। उसका अपील किसके पास जाएगा? और उसका अपील, ये तेरा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया। बस अब 2 पॉइंट बचा है। कंपनी लॉ कौन से लिस्ट में दिया है? एंट्री। अब 2 पार्ट बचा है, फिर अपना ओवरव्यू पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं,
मुझे तुमको फर्स्ट लेक्चर में बहुत एंटरटेन करना होता ना, तो मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला उसके बाद वाला स्टार्ट करता, उसमें तुमको और ज्यादा मजा आएगा। बट वो सब पर्पस ही नहीं है। पर्पस ये कि बाप बच जाना है लॉ में। जब लॉ खत्म होगा ना, और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, तुमसे बेटर लॉ पूरे राजस्थान में किसी को नहीं आता होगा। आई मीन इट। ये अभी जो मेरा 8 दिन का विजिट है, तुम देखना तुम्हारा लेवल ऑफ नॉलेज लॉ का कहां पहुंच गया रहेगा इन दिस 8 days ओनली। बाकी तो बात की बात बाद में देखेंगे, बट ये सिर्फ 8 दिन में देखना तुम कहां से कहां निकल जाओगे। देखो इधर, मुझे बताओ, कोई कानून आया है, कैसे मालूम पड़ेगा कानून आया? एवरीवन, कैसे देखोगे? अरे देखोगे कैसे, कैसे मालूम पड़ेगा? चलो, मुकेश अंबानी तुम्हारे पास आया। मुकेश अंबानी गया, बोला मैम, व्हाट इज योर गुड नेम मैम? श्रेया। मैम, मुकेश अंबानी बोल रहा है इसको, अब मेरे को एक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सेटअप करना है, उसके बारे में मुझे जानना है, रिसेंटली कोई नया रूल्स आया है क्या, तो कैन यू गाइड मी? अब तुम उसको कैसे बताओगे? कानून आया कि नहीं पूछ रहा, कैसे बताएगी? तुम लोग कैसे बताओगे? गूगल करोगी? शर्म तो तुम लोग बेच खाए हो। गूगल, हाँ बढ़िया। कोई बोलेगा आयुष भाई, एक्ट कहां देखोगे? चलो मैं बोलता हूं, जितने कानून है ना देश में, सारे कानून इस वेबसाइट पे आते हैं, www.egazette.gov.in। जितने कानून है सब इसमें आते हैं, कंपनीज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, डीज दैट, सारे। दिखाऊं तुमको वो गैजेट? देखो सारे कानून उसमें जाके चेक करने का। सर आप भी गूगल करो। गूगल नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं बस। देखा egazette.gov.in? अब देखो इसमें पहले तो थोड़ा सा अपना वो G20 की लाल करेंगे ये लोग, अपने को सहना पड़ेगा। थैंक यू सर, आपने बड़ा काम तो किया है ना, G20 अपने देश में आया था। क्या था G20? इट वॉज, क्या था G20? नहीं मालूम है? ग्लोबल समिट। चलो कोई बात नहीं। अब सर्च बाय मिनिस्ट्री पे जाओगे, समझा किधर जाना है? सर्च बाय मिनिस्ट्री। अब देखो तुम्हारे लिए तो क्या रेलेवेंट है, अपन तो कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले ना। एक मिनट, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में मत जाना, गड़बड़ करोगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसमें गए। अब अपन देख रहे इस महीने कुछ आया है क्या, देखें, देखते कुछ आया है क्या? कुछ नहीं आया है। पिछले महीने देखिए कुछ आया है? कुछ नहीं आया, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, कुछ आया नहीं है। देखो मतलब इसके पहले नहीं आया, इसके पहले सब मंथ खाली था। इसके पहले नहीं आया है। अपन ने कॉर्पोरेट अफेयर स्टार्ट किया ना, सॉरी, हाँ आया है, आया है। तो अरे मजे ले रहा था तुम्हारे, ये तो अभी, अरे अभी सितंबर वालों को तो यही दिखा के आया हूं मैं। अरे ये तुम्हारा ही बैच थोड़ी हुआ है, सितंबर वाले को भी तो ये दिखाया है मैं, अभी उनका स्टार्ट हुआ है। मस्ती कर रहा था मैं। तो ये बोलने से बच्चा थोड़ा ध्यान ज्यादा देता है। हाँ आया है, आया है, समझ रहे? देखो इधर, तो दिसंबर में तो कुछ नहीं आया बेटा, नवंबर में आया है क्या? देखो ये दिख रहा है, ये इसको क्लिक करोगे ना, ये पॉपअप ब्लॉक ऊपर दिख रहा है। वायरस नहीं आया इसके लिए पॉपअप ब्लॉक करके रखा है, बट उसको अनब्लॉक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये दिख रहा है, इसमें ही वो कानून होगा जो आया होगा। नहीं नहीं, क्या क्यों करना है, अपने मोबाइल में करो तो। इतना जानकारी चाहिए मोबाइल। ये तो देखो कितना आया, देख रहे हो, देख रहे हो कितने अमेंडमेंट्स आए। सेक्शन 18 ऑफ 220, ऐसे देखो लाइन से ये सब अमेंड। दिस इज हाउ यू विल कम टू नो कौन सा लॉ है। और ये सिर्फ कंपनीज एक्ट
के लिए नहीं है, कोई भी। अबे तेरे को अगर एग्रीकल्चर का अगर आप लोग को जानना है तो भी आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर का कुछ नहीं आया है। एग्रीकल्चर में क्या ही तो अमेंडमेंट कितना आता है, कुछ नहीं आया है, ज्यादा बुद्धि में। तो ऐसे तुम कोई भी एक्ट का देख सकते हो, समझ रहा है। दूसरा है www.mca.gov.in, बट इसमें सिर्फ कंपनीज एक्ट का आएगा। ये कभी हम अपडेट करते कभी नहीं करते, इसका थोड़ा सा कहानी ऐसा है, बट ये हमेशा अपडेटेड होता है। ये तुमको समझा? बस अब दो बात एंड देन वी विल स्टार्ट विथ आवर पोर्शन। दो बात करके सर कितना कुछ बताया आपने। अब ये सब जो आज मैं तुमको बताया, मैं बता रहा हूं संसार की किसी बुक में नहीं मिलेगा तुमको, कोई बुक में है ही नहीं ना। ये तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग द सब्जेक्ट। इसीलिए आज का जो लेक्चर है ना उसको याद से लिख लेना आप लोग, है ना। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013, पहले तो नाम हमेशा ठीक से लिखना, देख रहे हो, समझ रहे। IES कंपनीज एक्ट, समझ रहे। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एक्ट, ये एक्टिविटी वाला एक्ट हो जाता है सर, द भी लिखना होता है। किसी एक्ट के पीछे द होता है, किसी के पीछे नहीं होता है, समझ रहे। इसके पीछे है ये, इसका एक कमिटी बना था, जे ईरानी कमिटी। ये अपना जज था, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज था, उसकी कमिटी में बना। अब इसका कोई लेना देना नहीं है, बट कभी क्या होगा तुमको जे ईरानी नाम सुनने में आएगा, तुम सोचेगा क्या था। तो कंपनीज एक्ट 2013 बना ना, उसके पहले रिकमेंडेशंस के लिए कमिटी बनी थी। जे ईरानी उसके प्रेसिडेंट है, उनके प्रेसिडेंट के नीचे ये कमिटी बना था, उन्होंने ये पूरा रेफरेंस दिया। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड विद द बैकग्राउंड ऑफ नॉट कंपनी लॉ, बैकग्राउंड ऑफ लॉ। थोड़ा और टाइम लेके मुझे तुमको बैकग्राउंड ऑफ कंपनीज एक्ट बताना है। सुनो, कंपनीज एक्ट का बेसिक्स आप सबने पढ़ा है, बेसिक्स था ना फाउंडेशन में। तुमको लग रहा है सवाल पूछूंगा मैं, नहीं दे पाए तो सर हमको जज करेंगे। तुम्हें नहीं लगता मैंने अभी तक जज कर लिया होगा जब मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, है ना। डोंट वरी, तुम तब तक नसीब वाले हो जब तक मैं तुमको डम समझू। जिस दिन मैं बच्चों को इंटेलिजेंट समझना चालू करूं ना, उस दिन बच्चों का लाइफ खराब हो जाए, है ना। इट इज गुड दैट आई विल अज्यूम यू आर डम, so that I will teach everything what is needed. Otherwise I will start presuming that you may be knowing this, है ना, जो कि मैं कभी करने वाला। चलो सर बोलते करो भी मत प्रिज्यूम। चलो शुरू करें, ध्यान देना बहुत। हाँ बंद कर दो, चलो सर दुख रहा है, ध्यान देना। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, ध्यान देना। अब ना इस एक्ट का नाम है दी कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, ये टाइटल है इसका, क्या है? चैप्टर वाइज डिवाइड होता है एक्ट, तुमको पता है ना। यहाँ पर एक्ट चैप्टर वाइज डिवाइड होता है। तुमने कभी कंपनीज एक्ट खोल के देखा एक्ट दिखता कैसा है? किसे? मैं तुमको खोल के दिखा रहा हूं सब, देखो क्या चाहिए भाई, बोलो, डाउट है? देखो इधर, ये ओरिजिनल एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, ऐसा दिखता है। देख रहे हो, चैप्टर वाइज डिवाइड होता है, देखो सब कुछ। एक्ट कैसे डिवाइड होता है? चैप्टर वाइज। ये देख रहे हो, चैप्टर 1 है, टोटल 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है, 470 सेक्शंस डिवाइडेड इन 470 सेक्शंस डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स। लास्ट चैप्टर मिसलेनियस है। मिसलेनियस क्यों सर? 28 चैप्टर में जो जो छूट गया उसको सब किस में डाल देते हैं? लॉ मेकर भी तो इंसान है, गलती तो उनसे भी हो सकता है, बाद में रियलाइज हुआ
तो एंड में पढ़ा दिया ना वो लोगों ने, समझ रहे हैं? तो वो 29 चैप्टर्स है सर। ये तो चैप्टर्स कैसे डिवाइड होता है सर? जो कॉमन चीज है वो एक साथ रखते हैं एक चैप्टर में। जैसे चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी, डेफिनेशन, कंपनी, सर जो स्टार्टिंग में जो होता है ना वो सब। जैसे तुम पैदा होते हो तो सबसे पहले क्या होगा? सीधा नामकरण, सीधा मुंडन, मतलब वो पैदा हुआ उसको टकला कर दिया। डॉक्टर ने पेट का वो जो पहले काटते वो वायर लगा रहता है, वो पहले नहीं काटा, पहला मुंडन किया उसका फिर काटा वो। तो ये जब पैदा हुए, ये तो कहने से तुम लोग का एक बेसिक, तुमको कपड़े में लपेट के बाहर लाया रहेगा और कुछ दिन बाद तुम्हारा नाम वाम रखा रहेगा, तो वो सब दैट इज अ प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। चैप्टर 2 क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये मतलब यहां पे ये पूरा जो लिस्ट ऑफ सेक्शंस है इसमें तुमको क्या बताया जाएगा? सब कुछ रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ऐसे करके हर चैप्टर में रिलेटेड चीज होता है। चैप्टर 3 में प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड होगा। ऐसे देखो टोटल, देखो कितने चल रहा है, देख रहे हो ये सब चैप्टर्स है। देखो 29 चैप्टर्स, समझ रहे हो? और लास्ट में कुछ शेड्यूल्स भी होता है, 7 शेड्यूल है, देख रहे हो? लास्ट सेक्शन कौन सा है? 4। अरे सेक्शन नंबर देखो ना, 4। 7 शेड्यूल है। शेड्यूल के पीछे भी लॉजिक है, लेकिन अभी फिलहाल उसमें नहीं जा रहा हूं, मतलब दैट विल बी टू मच फॉर राइट नाउ। सारा आज ही सीख लोगे क्या? धीरे धीरे। तो 7 शेड्यूल, इस तरीके से लॉ डिवाइड है। तो ये क्या है मेरे बच्चों? ये तेरा चैप्टर 1 क्या है? प्रीलिमिनरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सेक्शन 1 बोलते टाइटल क्या है? ये द कंपनीज एक्ट 2013। मेरा सवाल है सारे बच्चों से, ये शॉर्ट टाइटल है कि लॉन्ग टाइटल है? इतना पता है ना तुम लोग को? नहीं पता है? तुमको यही नहीं पता टाइटल में एक शॉर्ट टाइटल होता है, एक लॉन्ग टाइटल होता है? सही में नहीं पता है? तो ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? शॉर्ट टाइटल है कि लॉन्ग टाइटल? बताता हूं। नहीं फेंको मत, नहीं पता तो काय को फेंकते हो, मैं बताऊं। कंपनीज एक्ट 2013 ये शॉर्ट टाइटल है। अब ये शॉर्ट टाइटल होता क्या है समझाता हूं। लॉ मेकर बोलता है ये नाम शॉर्ट टाइटल है कि लॉन्ग टाइटल। देखो इधर, जैसे ये दी कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो एग्जाम्पल, अभी ये देखो ये क्या है? शॉर्ट टाइटल। क्या है ये? क्या है दिस? और देखो शॉर्ट टाइटल क्या है? ये है ना, वन, दिख रहा है? ये एक्सटेंट है, ये कमेंसमेंट, और ये एप्लीकेशन। फिलहाल अपन क्या देख रहे हैं? शॉर्ट टाइटल। दी कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरा का पूरा शॉर्ट टाइटल है। 99% टीचर गलत पढ़ाते बाजार में, बोलते हैं कंपनी लॉ, ये हो गया शॉर्ट टाइटल। दी कंपनीज एक्ट 2013 ये हो गया लॉन्ग टाइटल, विच इज रॉन्ग। इनफैक्ट कुछ एक्ट में लॉन्ग टाइटल होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है? शॉर्ट टाइटल। कुछ में शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल दोनों होता है। दिखाऊं एक एक्ट जहां पे शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल दोनों है? देखो इतना सब है, तुमको बैठना देर तक नहीं है। वाह, एक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। देखा ये क्या एक्ट का नाम? कंजर्वेशन ऑफ, तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। इसमें शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल दोनों है। देखो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ। सर इसका लॉन्ग टाइटल क्या है? ये है इसका लॉन्ग टाइटल। समझ रहे हो? An act to provide for prevention of detention in certain cases for the purpose of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and connected there। सर ये क्यों? ये क्या है? तुमको क्या करना है? तुम्हारे पोर्शन में थोड़ी यही है। ये तो सिर्फ बता रहा हूं क्या होता है लॉन्ग टाइटल। ये लॉन्ग टाइटल होता है, समझ रहे हो? अच्छा,
ये क्या है मेरे बच्चों? लॉन्ग टाइटल। और ये क्या है? शॉर्ट। अब ये क्यों मैं बताऊं? अगर लॉ पढ़ते टाइम कोई कंफ्यूजन होता है, लॉ पढ़ते टाइम कोई कंफ्यूजन, तो शॉर्ट टाइटल को यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइटल को यूज कर सकते हो। जैसे दी कंपनीज एक्ट 2013 है, ये क्या है? शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल है। अब तुम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, अब एक प्रोविजन आया जहां पे लिखा है एंटिटी विल बी पनिशेबल। अब तुमको कंफ्यूजन है, उस एंटिटी में कंपनी आएगा या दूसरे भी एंटिटीज आएंगे, क्या आएगा नहीं आएगा तुम्हें पता नहीं है। अब तुम कंफ्यूज हो कि उसमें क्या क्या आएगा। क्या बोला मैं? आप कंफ्यूज है कि उसमें क्या क्या आएगा, आपको ये बात पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप नाम देखने जाओगे, बट आप ये नाम नहीं देख पाओगे। आप कंपनीज एक्ट 2013 को रेफर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि द कंपनीज एक्ट 2013 को लॉ मेकर ने क्या बोल रखा है? शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल को यूज नहीं कर सकते। अगर ये लॉन्ग टाइटल बोलते हैं इसको, तो तुम क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट लिखा है मतलब कंपनी है, मतलब ये एंटिटी मतलब कंपनी। लेकिन क्योंकि उसको क्या बोल के रखा है? शॉर्ट टाइटल। तो अगर कोई कंफ्यूजन भी होगा ना, फिर भी तुम नाम को यूज, समझ रहे हो? ये शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल इसलिए होता है। सर इस पे एग्जाम में पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। अरे बट पता तो होना चाहिए। तुम कंपनीज एक्ट पढ़ लोगे पूरा और तुमको पता ही नहीं है शॉर्ट टाइटल है कि लॉन्ग टाइटल है। और सीए बनने के बाद कहीं पे कोई कोर्ट में तुम्हारा डिस्कशन हो गया, अब तुम दूसरे का मुंह देख रहे हो, तो क्या होता है? शॉर्ट टाइटल। हाँ, तो तुम मेरे को फिर फोन करोगे, सर सुनो ना इसका क्या आएगा। देखो मैं तो तभी भी तुम्हारा मदद करूंगा, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा फोन उठाया तो तुम्हें लगता है रिप्लाई नहीं करूंगा? ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया। तुमने भी किया था एक बार मैसेज शेयर, किसी ने तो किया था, मैंने रिप्लाई किया, यहां से ही किया था किसी ने। हाँ, क्या बेटा? बहुत मासूम लड़की हो तुम। हाँ, चलो। तो बेटा पहले तो ये देख लिया सबने, ठीक है? तो देखो ना इधर, बेटा देखो ना इधर। तो सबसे पहले तो ये तेरा क्या हो गया? शॉर्ट टाइटल। क्या हो गया आपका ये? तो द कंपनीज एक्ट 2013 शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ इंडिया। अब कोई बोलेगा सर जम्मू कश्मीर, सुनो, नहीं सुनो, आर्टिकल 370 जब अमेंड हो गया, आर्टिकल 370 अमेंड हो गया, उसके बाद से वैसे भी जम्मू कश्मीर में सब कुछ एप्लीकेबल है। बट इसका तो तुमको सोचना भी नहीं है, ये तो हमेशा से किसको एप्लीकेबल था? जम्मू कश्मीर। मतलब ये पूरे देश में एनीवेज एप्लीकेबल था, आज भी एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन टेरिटोरियल वाटर। अरे गोवा के पानी में देखना लोग शिप में धंधा करते हैं, एक मिनट गलत वे में मत लेना, शिप में टूरिज्म बिजनेस करते हैं। जैसे मैं शादी के बाद हनीमून पे गोवा गया था, वाओ, मेरी वाइफ को तो लगा, उसको शादी के पहले सबने बोला था लड़का पैसे वाला है, तो उसको ऐसा था कि फॉरेन ही लेके जाएगा। और मैं महाकंजूस, मतलब तुम जितना कंजूस संसार में देखा रहेगा ना, उन सबको एक साथ कर दो तो मैं अकेला उतना। मैं उसको गोवा ले गया, उसका जो दिमाग खराब हुआ रहेगा। तो नए नए शादी अरेंज मैरिज में झगड़ा कौन करे ना ये सब पैटर्न पे। तो मुझे बोलती है अभी अपन थोड़ा क्रूज वगैरह पे जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में खा के ही जाना है क्या वापस मुंबई। पोलाइटली बोला, बट मुझे समझ गया कि मेरे को चिंदी समझ रही है। समझना क्या मैं हूं, बट उसको जल्दी पता चल गया। तो हम लोग शिप में गए थे, फिर मतलब नहीं नहीं जाएंगे शिप में जाएंगे। तो क्रूज में पार्टीज होता है, रेव पार्टी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल पार्टी। वो लोग भी बिजनेस करते हैं, पानी में करते हैं ना, उसको भी अप्लाई होगा। कंपनीज एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड है ना, वो लोग को भी अप्लाई होगा। तो इंडिया प्लस इंडियन टेरिटोरियल वाटर सब पे अप्लाई हो जाता है। 11 बुद्धि में। अब सुनो, कमेंसमेंट, टोटल कितने सेक्शन है? सारे सेक्शन एक साथ नोटिफाई हो गए? आपसे पूछ रहा हूं, सारे सेक्शन एक साथ नोटिफाई हो गए? तो फिर धीरे धीरे हुआ है। सेक्शन 1 नोटिफाई हुआ था 30 अगस्त 2013 को,
एंड रिमेनिंग सेक्शंस वेर नोटिफाइड ऑन डिफरेंट डेट। अच्छा मेरा सवाल है, हर एक्ट में तो ये तो इसका तो आंसर तुम दे ही पाओगे ना। हर एक्ट में देखो सेक्शन थोड़ा थोड़ा करके नोटिफाई करता है, क्यों करते हैं ऐसा? नीड आती है? नहीं, एक एक करके। बेटा लूप होल मिलेगा तो अमेंडमेंट लाएंगे, सेक्शन तो पहले ही नोटिफाई करोगे। जब तक तुम नोटिफाई नहीं करोगे तब तक मालूम कैसे पड़ेगा उसका लूप होल क्या है? नहीं समझा? अरे भाई जब तक तुम गाड़ी को गैराज से नहीं निकालोगे तुमको मालूम कैसे पड़ेगा गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है? तो नोटिफाई क्यों करते हैं फेजेस में सेक्शन? एनीवन बोल गुड़िया। नीड तो यार, नीड तो बनाया क्यों अगर नीड नहीं था तो? बना के छोड़ दिया, बनाया क्यों फिर इतना मेहनत से सेक्शन? हाँ भाई, उसके लिए अमेंडमेंट आएगा ना, एक्ट तो मैं ले ही आऊंगा पहले। हाँ, भूल गए तो सेक्शन नोटिफाई बन गया तो नोटिफाई क्यों नहीं किया? हाँ, अरे क्यों टाइम लगेगा? मतलब इन वॉट वे, थोड़ा इलेबरेट करो। कौन बोला? तू बोली गुड़िया? हाँ बोल, क्या नाम है तेरा? बोल बेटा। क्यों? क्यों लेकिन क्या दिक्कत है? अरे लॉ सरकार वैसे थोड़ी ऑपरेट करता है कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। मैं लॉ पढ़ाने आया तो मैं ये तो नहीं देखूंगा बच्चे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मैं सीधा होमवर्क दूंगा। इफ आई हैव टू डू सर्टेन थिंग्स आई विल डू इट। मैं ये तो नहीं देखूंगा बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। इफ आई रन दैट वे तो मेरा तो कभी काम ही ना चले, फिर तो मैं लॉ टीचर नहीं हो गया, मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला हो गया कि सामने वाले को खुश करो। मुझे तुमको पास कराना है तो मैं तो कानून लेके आऊंगा एंड उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। मैं बोलूंगा, मैंने आज बोला ना आते, मैं बोला लिखना पड़ेगा ये तो भाई तुम देखो थोड़ा लिखोगे क्या? शुरू के 4 लेक्चर में नहीं लिखा तो चलेगा, फिर एक पैराग्राफ लिखना, फिर 2 लिख तो कभी नहीं लिखेगा वो बच्चा। मैं बोलता हूँ चलो किसी को देना है आंसर, एक आंसर का एक किटकैट, राइट आंसर का 10 वाला किटकैट। कोई जीतना चाहता है? हाँ, मैं ही बोलता हूँ, बिना किटकैट के बोलूंगा यार। चलो बोलता हूं मैं। क्या होता है ना, तुम्हारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं होता है कितनी बार। जो सेक्शन नोटिफाई करना है ना उसका आपके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं होता। एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने तुमको एनसीएलटी बोला कभी बना? 1 जून 2016 में। कंपनीज एक्ट तो 36/23/13 को तो सेक्शन 1 नोटिफाई हुआ। मेजरली जो मार्केट में इंप्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2014 को हुआ। पर दिक्कत क्या था पता है? एनसीएलटी कब बना? 1 जून 2016। अब 1 जून 2016 के पहले वो सेक्शन जहां पे तुमको एप्लीकेशन करना है एनसीएलटी को, जहां पे आपको क्या करना है? एप्लीकेशन करना है। किसको एप्लीकेशन करना है? एनसीएलटी को। तो वो सेक्शन नोटिफाई नहीं कर पाओगे। सर क्यों? अरे वो सेक्शन नोटिफाई कर दिया कि, और उसमें लिखा हुआ है एनी डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व बाय एनसीएलटी। क्या बोला मैंने? एनी डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व बाय एनसीएलटी बना है? आपसे पूछ रहा हूं, एनसीएलटी बना है? नहीं, तो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? अब वो सेक्शन अगर तुमने नोटिफाई कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि तुमको ये काम करना, तुम खुश नहीं हो, अब उसमें लिखा हुआ है कि तुमको इसका अपील तुम कर सकते हो 30 डेज में एनसीएलटी के पास। तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला रुक, अभी तेरी वाट लगाता हूं, अभी जा रहा हूं एनसीएलटी के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट खींच के तुमको लात मारा, बोला जा। एनसीएलटी है क्या? अब तुम ढूंढ रहा है एनसीएलटी एप्लीकेशन लेके, बना ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला एक मिनट सुनना, बोला हाँ, एक और लाफा दिया, बोला जा। अब वो ऐसे करके घूम रहा है। एनसीएलटी बोला एक मिनट, एक छोटा सा काम था। एनसीएलटी तो उसको अच्छे से सुझा देगा और वो एनसीएलटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो सेक्शन जहां पे एनसीएलटी को एप्लीकेशन कर सकते थे, एक कहने से वो 1 जून 2016 तक तो नोटिफाई भी नहीं कर सकते हो क्योंकि एनसीएलटी बना ही नहीं है। तो जिस दिन ये 1 जून 2016 को एनसीएलटी नोटिफाई हुआ ना, उसके रिलेटेड 53 सेक्शन नोटिफाई किया इन्होंने, कुछ 55 सेक्शन नोटिफाई किया।
समझ रहे हो? तो जैसे जैसे मशीनरी अवेलेबल होता जाता है उससे रिलेटेड सेक्शंस क्या होते चले जाते हैं, नोटिफाइड। समझा क्यों डिफरेंट फेजेस में होते हैं? अरे सबको समझा, करेक्ट रीजन समझा। अब सुनो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट करूंगा। तो बोला ना इसमें टाइम लगता है थोड़ा। मैं ना तुमको डेफिनेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। डेफिनेशन हमेशा या तो मीन से स्टार्ट होगा या तो इंक्लूड से। तुमको दोनों का डिफरेंस पता, और मैं हर डेफिनेशन, हर प्रोविजन के आगे देखना नेसेसरली मीन्स या इंक्लूड लिखूंगा। क्यों? पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है डेफिनेशन का। मीन्स का एक अलग ही मीनिंग है, इंक्लूड्स का एक अलग ही मीनिंग है, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर मीन्स है तो एक मीनिंग आएगा, और इंक्लूड्स, एसी नहीं चालू है क्या? वो उसको ठंडी लग रहा था इसलिए बंद कर दिया। चलो, ए मीन्स का एक अलग मीनिंग है, इंक्लूड्स का एक अलग मीनिंग है। मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है? एग्जॉस्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव। जो दिया है वही आएगा, उससे ना कम ना ज्यादा। समझ रहा है? समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला बिना मतलब के हंसने वाली लड़कियां पागल है इस क्लास में, एंड इट मीन्स, मैंने नाम में बोला, क्या नाम है? ऐश्वर्या, रिद्धि, क्या नाम है गुड़िया तेरा? श्रेया। ये अब मुझे बताओ, बिना बात के तो ये लड़की भी हंसती है, क्या नाम है? गुणांशी। गुणांशी। गुनगुन बुलाते तुझे? तेरा नाम गुनगुन है? बुक में क्या लिखती है? गुलशन नाम है। गुलशन है। आधार कार्ड पे क्या नाम है? ठीक है। तो अभी एक गुनगुन भी बिना बात के हंसती है, बट मुझे बताओ, एक्चुअली गुनगुन तो मच्छर करता है, इसके लिए मैं नहीं बोला था, पता ना, गुनगुन गुन, बट गुड नेम। इसका कुछ तो मतलब होगा ही ऑब्वियसली। मल्टी टैलेंटेड। तो तुम नाम से इतनी अलग कैसे हो गई? नहीं, टैलेंट के लिए नहीं, स्पिरिचुअल के लिए बोला। चलो, तो अभी ध्यान देना। तो अभी है ना, गुणांशी भी बिना बात के हंसती है, बट वो डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डेफिनेशन मीन्स है। समझ रहे हो? मैंने बोला बिना बात के जो लड़की हंसती है क्लास में वो पागल, एंड इट इंक्लूड्स, मैंने बोला उर्वशी ना, रिद्धि, क्या नाम मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, रिद्धि, श्रेया। ए अब गुणांशी भी आ जाएगी पागल के डेफिनेशन, वो भी बिना बात के हंसती है, और डेफिनेशन क्या है? इंक्लूड। तो जब इंक्लूड होता है मतलब वो एक्सटेंसिबल होता है, जो दिया है वो तो आएगा ही, बट उससे रिलेटेड चीजें भी आ जाएगा। बट जब मीन्स होता है वो एग्जॉस्टिव होता है, जो दिया है वही आएगा, उससे रिलेटेड चीज भी नहीं आएगा। तो एग्जॉस्टिव एंड रिस्ट्रिक्ट, इंक्लूड क्या? इंक्लूसिव एंड। एक बात बताऊं, कभी कभी डेफिनेशन है ना में मीन्स भी लिखा रहता है, इंक्लूड्स भी लिखा रहता है, तुम बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। होता है? तुम बताओ फिर कौन सा सेक्शन को? अच्छा ये नहीं पता है, सिर्फ ये पता है होता है। मैं दिखा देता हूं ना बेटा, ये देखो, ए शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 84 मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल एंड इंक्लूड स्टॉक। मीन्स इंक्लूड दोनों है ना, इसको क्या लोगे? मीन्स और इंक्लूड। मीन्स के लिए तो समझ गया क्या होगा? क्या होगा मीन्स के लिए? एग्जॉस्टिव होगा ना, जितना दिया है उतना ही। इंक्लूड में एक्सटेंसिबल होगा, जो दिया है वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी चीजें आ जाएगी। जहां पे मीन्स एंड इंक्लूड दोनों है वो क्या है? जहां पे मीन्स और इंक्लूड दोनों है वो क्या है? एग्जॉस्ट, आधा एग्जॉस्टिव आधा एक्सटेंसिबल। हार्ट अटैक आ रहा है। अरे एक्टिंग कर रहा था, इतना गंदा एक्टिंग किया फिर भी सीरियस हो गए थे। हार्ट अटैक आ गया सुन के जवाब। हाँ, अरे भाई, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आधा एग्जॉस्टिव हो आधा इंक्लूसिव हो।
ये एग्जॉस्टिव होगा। क्या होगा? समझ रहे? और तुम देखना, अब जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा ना, तो तुम लोग को इसका इम्पैक्ट समझेगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है रियल लाइफ में। तुम समझ रहे? चलो, अब अब पढ़ाना एक्चुअली चालू करूंगा। ब्रेक नहीं, आज का का ब्रेक? अभी तो खत्म हो जाएगा लेक्चर। मैं देखता हूँ मेरा चाय आया रहेगा तो ब्रेक, नहीं तो नहीं ब्रेक। कहाँ आया? एक मिनट, चलो दो 5 मिनट, 5 मिनट में देता हूँ। 5 मिनट में 5 मिनट का ब्रीदर है ना? 5 मिनट जीवित रह जाओ यार, 5 मिनट। बेहोश हो गए हो तुम तो आज 2 बार लिखो तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा तुम्हारा। चलो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो। हाँ, सबके लिए बोला है, चाहे सबके लिए बोला है। आ जाओ। अब सुनो, अब बेटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक सिर्फ पूरा टाइम है ना मेरा, अगर लास्ट ऑलमोस्ट 3 आवर्स, मतलब 11:30 को स्टार्ट करा, 11:40 को अराउंड लेक्चर अपन ने स्टार्ट करा। हाफ एन आवर का तुम्हारा लंच ब्रेक निकाल दो तो 12:30, 1:30, 2:30, ऑलमोस्ट 3 आवर्स, 3 आवर्स 10 मिनट जितना अपन ने पूरा सिर्फ बैकग्राउंड डेवलप करने में डाला। अब यहां से सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। नहीं, सुनो, एक बात मैं बता रहा हूं, हमेशा ना एकदम एग्रेसिव अप्रोच रखो। मैं एक चीज बता रहा हूं, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऑलवेज फाइंड आउट कि हाउ यू कैन डू समथिंग मोर इंस्टेड ऑफ समथिंग लेस। अपने को सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, दोनों ग्रुप। आप समझ रहे हैं? एंड आई एम टेलिंग यू, पीपल आर वर्किंग हार्ड लाइक एनीथिंग, ट्रस्ट मी। और रिजल्ट आता है 1% फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप में। 5% तो इंटर का रिजल्ट आता है, बट वो 5% में 1% ही होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, बाकी 4% रिपीटर्स होते हैं। दैट मीन्स अपने को वो जो 100 में से एक होता है ना, उसमें जाना है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हाउ वी कैन डू मोर इंस्टेड ऑफ लेस। और वो कैपेसिटी ऑटोमेटिकली 2 दिन में बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूं, मतलब कुछ नया नहीं है बट उसके लिए तुमको साइकोलॉजिकली ना खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं एक चीज अभी भी बोलता हूं, अपन जो सोचते हैं ना वो हो जाता है। अपन सोचेंगे ना नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तुम बोलोगे ना हाँ हो रहा है, समझ रहा है, तुम करना स्टार्ट कर लोगे। तुम एक लेक्चर ये करके देखो एंड देखो तुम्हारा। अब जैसे तुमको पता है 3:15 को ब्रेक मिलता है, तुम्हारा दिमाग है ना 3:15 को ऑटोमेटिकली थक गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लेक्चर 8 बजे नहीं स्टार्ट हुआ। बट यू न्यू कि हम 3:15 को ब्रेक लेते हैं। आवर बॉडी वर्क इन दैट साइकिल। तुम्हारा गलती नहीं है, मेरे साथ भी वैसा ही होता है। मैं बता रहा हूं मेरे साथ भी वैसा होता है। अब जैसे मेरे को छुट्टी नहीं है, 20 दिन से मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं, एक भी छुट्टी नहीं है लास्ट 1 महीने में। लेकिन कभी वीक ऑफ हो और छुट्टी का दिन मेरे को पता है कि मेरा कल छुट्टी है, तो मेरे को आज अगर काम करने के लिए कोई बोल दे, लेक्चर के लिए भी बोल दे, लेक्चर मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत आ जाए, अरे यार अब कैसे करूंगा, 6 दिन से काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट किया कि कल मुझे काम नहीं कहते हैं। टेल योर ब्रेन दैट यस आई वांट टू वर्क हार्ड। देखो दुनिया है ना रेस में लगी हुई है, अपने को उन सबसे आगे निकलने का। तुम समझ रहे हो? तो आई विल टेल यू तुमको अदर वे राउंड करना है। समझ रहे हैं? यू हैव टू फाइंड आउट कि कैसे 10 मिनट और पढ़ सकते हो इंस्टेड ऑफ कि कैसे 10 मिनट कम पढ़ेंगे। और होगा, हो जाएगा। 1-2 लेक्चर तुमको लगेगा सेटल होने में, बट तुमको वो 1-2 लेक्चर खुद को, तुम समझ रहे? मैंने एकदम डिसिप्लिन क्यों रखा आज एकदम। नॉर्मली मेरे लेक्चर में खूब मस्ती मजाक भी होता है, ऐसा नहीं है, बट आज मैं एकदम बेयर चीज पढ़ा रहा हूँ, रॉ चीज पढ़ा रहा हूँ। मैंने एकदम स्टिक टू टॉपिक रखा, क्योंकि मुझे पता है ये सब मैं मस्ती करूंगा ना, ये सब इतनी पतली चीजें है ना, तुम मिस कर जाएगा। और ये तुम अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये सब तुमको कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ। तो थोड़ा थोड़ा खुद को ना डेवलप करो, करेंगे हो जाएगा सब, बट देन यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ फॉर दैट। एनीवे, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, देन आई गिव यू 5 मिनट का ब्रीदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान देना, शुरू करो। सुनो, अभी ना बेटा, सबसे पहला आई वॉन्ट यू टू रीड दिस।
देखो मैं जो मार्किंग कर रहा हूं वही पढ़ना है सिर्फ तुमको। देखो यहां से ये सेक्शन, अच्छा एक मिनट, एक और चीज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अभी भी नहीं खत्म हुआ है, एक दो और चीज है। इसको रीड कैसे करोगे? सेक्शन 2। अच्छा तो मुझे बताओ, इसको तुम क्लॉज बोल के पढ़ रहे हो? अच्छा इसको कैसे पढ़ोगे? ये इसको कैसे पढ़ोगे? हाँ ये सेक्शन 14 है ना, ये कैसे पढ़ोगे? तो कैसे डिसाइड होगा? अच्छा डेफिनेशन में क्लॉज रहेगा। अगर एक जन बोलो, तू बोल। देखो अगर सेम चीज से रिलेटेड है वो क्या बन जाता है? हाँ वो सब सेक्शन होता है, और जब इंटर रिलेटेड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। डेफिनेशन में क्यों क्लॉज बोलते पता है? डेफिनेशन कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता है। देखो अब मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये सेक्शन 2 डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन है। इसमें ये ये सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। है क्या रिलेटेड? नहीं है। देखो पहला वाला अब्रीज प्रोस्पेक्टस है, दूसरा अकाउंटिंग, तीसरा ऑल्टर, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, सेम सेम फैमिली का नहीं है ना। सब मतलब क्या हुआ? उसी की फैमिली से है ना यार। यहाँ क्या कोई सेम फैमिली से है क्या? यहाँ सेम फैमिली से नहीं, तो वो सब सेक्शन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सब सेक्शन नहीं हुआ। तो इसको अपन क्या बुलाएंगे? क्लॉज। क्या बुलाएंगे इसको अपन? क्लॉज। क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। अब जैसे मैंने तुमको सेक्शन दिखाया, सेक्शन में तो सब सेम फैमिली से होता है। अब देखो जैसे ए, ये मेमोरेंडम है, तो ये भी मेमोरेंडम की बात करेगा, ये भी मेमोरेंडम की बात करेगा, ये 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 सब किसकी बात करेंगे? मेमोरेंडम। ये भी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। इसीलिए सेक्शन में भी क्लॉजेज आते हैं, ऐसा नहीं है, बताऊंगा जब आएगा तो। पर सेक्शन में नॉर्मली सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसीलिए क्या आता है? सब। और डेफिनेशन में क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता है, क्या आता है? क्लॉज। तो अच्छा ये किस ऑर्डर में अरेंज होता है ये पता है? कैसे डिसाइड होता है? एक एग्जांपल, अब जैसे 1% कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 62 है, प्राइवेट का सेक्शन 2 क्लॉज 68 है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन 2 क्लॉज 21। कैसे अरेंज होता है ये क्लॉज? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। कैसे होता है? इसका क्या एडवांटेज होगा पता है? इसका ये एडवांटेज होगा, जैसे ये ओ है, ओ 62 आ गया, ओ के बाद क्या आएगा? पी, प्राइवेट कंपनी ना यार, तो वो क्या है? 68। फिर क्या है? पब्लिक कंपनी, ये क्या है? 70। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना यार। क्या एक दूसरे से कनेक्टेड? तो क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको अपन क्या बुलाते हैं? क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है इसको क्लॉज, नहीं सॉरी, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ के बाद पी आता है। देखो 62 68, ये दोनों पी है 71। ये देखो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, सॉरी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है ना। क्या है ये? 21 20। ये देखो यू है, मतलब एकदम लास्ट का है ना ये 92। ये देखो ए है, एसोसिएट कंपनी, स्टार्टिंग का है ना 6। देखना आगे जाके तुमको ये डेफिनेशन के क्लॉजेज याद करने में आसानी होगी। जब तुम कंफ्यूज हो जाओगे तुमको ये क्लॉजेज ऐसे कनेक्ट होगा। इस सेक्शन नंबर्स अपने को याद रखना है क्या? सेक्शन, फॉर्म नंबर, प्रोविजन, एकदम ऐसा याद होना चाहिए ना, रात के 2 बजे कोई उठा के पूछे तो तुम बोल पाना चाहिए। मुझे पता है तुम सोच रहे हैं कैसे याद होगा ये, तो अरे नहीं क्यों नहीं समझा ये तो। अच्छा ऐसा पत्थर फेंक के मारूंगा फिर, जब समझ गया तो फिर हाँ, तो समझ रहे तुम लोग? तो वो इस तरीके से याद करो कि 2 बजे कोई पूछे ना क्या है बाबू ये, शुड एबल टू आंसर, ज्यादा बुद्धि में। ठीक है, तो अभी बस
ये यहां से लेके यहां तक पढ़ो। रीड करो। आई थी ये। हाँ, एक मिनट, ये चैप्टर का मोस्ट ऑफ फाउंडेशन वाला है, बट कल बात करेंगे हम, है ना। मैं तो ये जानबूझ के छेड़ा नहीं इस बात को, लेकिन क्योंकि तुमने सामने से बोला हम पढ़े हुए हैं, तो कल तुमको आंसर तुरंत डिफेंस। नहीं नहीं नहीं, पढ़े हैं लेकिन आप कुछ पूछो मत। राइट आंसर पे किटकैट दूंगा और रॉन्ग आंसर पे किटकैट ले लूंगा। चलो ये रीड करो फटाफट, 2 मिनट सब लोग रीड करो ये। गुड़िया रीड नहीं कर रही है, सबने रीड किया। देखो, कंपनी मीन, ए डेफिनेशन क्या है, एक्सॉस्ट। कंपनी मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये तो पहले तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जितना दिया है उतना ही। कंपनी का मतलब वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है। कहां पे रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013। जैसे, लेकिन एक मिनट, ये तुम बोलेगा तो वही सिर्फ कंपनी होगा। चलो उसके पहले भी तो कितने सारे हैं जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। रिलायंस, टीसीएस, ये सब कंपनीज एक्ट में 2013 में रजिस्टर्ड है क्या, नहीं। तो और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब क्या क्या आ जाएगा, कंपनीज एक्ट 19, उसके पहले भी था 19, उसके पहले भी था 1882, बस हो गया ना। जैसा रिलायंस वाला इसमें रजिस्टर्ड है, टाटा वाला 1882 में रजिस्टर्ड है, वो 1906 में रजिस्टर हुआ था, टाटा है ना। तो कंपनी का डेफिनेशन क्या है, देखो इधर, नहीं मैं पढ़ूंगा। तो देखो, कंपनी, अच्छा वो उधर से ही लिखना पड़ेगा तुमको डेफिनेशन। अब फॉरेन कंपनी, एक कंपनी का डेफिनेशन बता दिया। कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जा रहा है बुद्धि में। अच्छा, अभी तुमको फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, वैसे फॉरेन कंपनी का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ तुमको इसका एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। देखो, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन रेडी है सारे बच्चे। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42, ये रीड करो। चलो रीड क्या करना है, मैं ही पढ़ाता हूं। फॉरेन कंपनी मीन क्या है, फॉरेन कंपनी मीन मतलब डेफिनेशन क्या है, एक्सॉस्ट। एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। एक मिनट, मेरा एक सवाल है, तो जो भी इंडिया के बाद रजिस्टर्ड है, क्या वो फॉरेन कंपनी माना जाएगा, नो। ये लोग बोलते हैं एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो कैसे भी हो सकता है, मतलब इंडिया में हो सकता है तेरा ब्रांच हो, इटसेल्फ मतलब ब्रांच है, फिजिकली मतलब ब्रांच है ना, और एजेंट है उसका, या इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है। ये जैसे अमेजॉन का इंडिया में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। नेटफ्लिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। गूगल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। फेसबुक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। इंस्टाग्राम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है।
ये सब इंडिया में कैसे प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉनिक। तो हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है। एंड हैविंग अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, ये तो फॉरेन कंपनी बनने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हैविंग अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। बराबर ना यार? अच्छा चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आंसर दोगे? एक कंपनी है जॉर्ज कॉर्पोरेशन, सोच के आंसर देना। ये लंदन में रजिस्टर्ड है। कहां पे रजिस्टर्ड है? लंदन में रजिस्टर्ड है। सोच के बताओ, क्या ये फॉरेन कंपनी माना जाएगा? ये लंदन में रजिस्टर्ड है, क्या ये फॉरेन कंपनी माना जाएगा? कौन कौन बोलता है नहीं माना जाएगा? कौन कौन बोलता है माना जाएगा? सब लोग नहीं बोल रहे। अरे लेकिन इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में नहीं, सिर्फ इंडिया के बाहर रजिस्टर हो जाने से, क्या बोला मैं? सिर्फ इंडिया के बाहर रजिस्टर हो जाने से कोई फॉरेन कंपनी नहीं बनता है। कहने से फॉरेन कंपनी बनने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, हैविंग अ बिजनेस। चलो एक और सवाल पूछूं, आंसर देना। पूछू मैं? आंसर देना। क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? वेदर अ फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी। देखो धीरे धीरे तुमको समझेगा कि डेफिनेशन और ये जो एक्ट है ना, इसका लीगल रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? कौन कौन बोलता है? कौन कौन बोलता है नहीं है? जो जो नहीं की लात ऊपर की, उनको रीजन भी पूछूंगा मैं। ठीक है, दैट बॉय, गर्वित के बाजू वाला। हाँ वेरी गुड। कहते फॉरेन कंपनी, एक मिनट, कंपनी बनने के लिए क्या बोला है? इट शैल बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। या तो वो किस में रजिस्टर्ड होना चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी, तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मुझे तो फॉरेन कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है? फॉरेन कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है? आउटसाइड इंडिया। अब क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, क्या बोला मैं? क्योंकि वो इंडिया में वो रजिस्टर्ड, एंड सिंस इट इज रजिस्टर्ड, इट हैज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, तो अगर वो इंडिया के बाहर रजिस्टर हो गया, क्या नहीं सर, तो कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर ही नहीं हुआ। और अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, मतलब फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी। अब ना इस लेवल पे जाके तुमको एक्यूरेटली इसको डिफाइन करना है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखना धीरे धीरे एप्लीकेबिलिटी एंड ऑल अपन किस लेवल पे ले जाके पढ़ेंगे। तो देखो इधर क्या बोला मैंने, देखो, इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? सुनो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। बाय द वे यही डेफिनेशन एक्ट में, रियल एक्ट में यही डेफिनेशन दिया, दिस एक्ट लिखा हुआ है। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट 1956, 1913, 1882। सेक्शन 2 क्लॉज 42 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। कहां पे रजिस्टर्ड है? आउटसाइड इंडिया, एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड हैविंग अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ये मतलब वो तो इंडिया के बाहर ही रजिस्टर्ड है ना यार। Therefore, foreign company does not satisfy the definition of company, and hence foreign company is not a company. जरा बुद्धि में, जरा बुद्धि में। अच्छा सुनो, नेक्स्ट डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, कंपनी का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में दिया है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। फॉरेन कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 42। बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन 2 क्लॉज 11। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स
क्या है ये? एक्सटेंसिबल इन नेचर। क्या है ये? मतलब जो दिया है वो तो आएगा ही, एक्स्ट्रा भी आ सकता है। अभी तक तुमने जो दो डेफिनेशन पढ़ा था, पहला किसका? कंपनी का, पहला किसका पढ़ा था? वो क्या था मेरे बच्चों? एग्जॉस्टिव था, मतलब जो दिया था वही आएगा। दूसरा क्या पढ़ा था? वो भी क्या था? मतलब जो दिया था वही आएगा। और तीसरा क्या है? बॉडी, जो दिया था वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी आएगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, ये क्या है? एक्सटेंसिबल इन नेचर। जो दिया है वो तो आएगा ही, एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड, एक मिनट, वो नॉट इंक्लूड छोड़ो, चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करो। बस दिस इज द लास्ट वी आर डिस्कसिंग, देन विल रिवाइज एंड आई लेट यू गो। और कल से तो खूब मजा आने वाला है, मतलब ऐसे ही एक्साइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जेन्युइनली बोल रहा हूं। ये जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना, ये मैं बहुत ज्यादा सीरियस होके लेता हूं। बाकी भी मैं सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मस्ती तो मैं वैसे भी नहीं करता हूं, जो नॉर्मल थोड़ा बहुत मस्ती मजाक है वो ठीक है, बट ये सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू लॉ, मजा आएगा पढ़ने को। बट एज आई टोल्ड यू, लेट मत आना, लेट आओगे, इरेग्युलर रहोगे, किसी दिन ऑनलाइन बैठ गए तो जो मजा मिलना चाहिए, जो कंट्रोल आना चाहिए सब्जेक्ट पे, वो नहीं आएगा, है ना। चलो शुरू कर रहे हैं। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इसका मतलब, एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट तो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है ना, टेस्ला इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। साला रिलायंस तो इंडिया में रजिस्टर्ड है, रिलायंस तो, तब तो वो बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं हुआ। वो लोग रोना धोना चालू किया, हम नहीं है क्या बॉडी कॉर्पोरेट। सरकार बोला बे तू तो है ही, हमने तो उसका नाम लिखा है जिसपे हमको शक था। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे क्यों पकड़ के रखे हो? मैं गलत लोगों को एग्जाम्पल में ले लिया था, असली एग्जाम्पल तो यहां है। कर लेंगे एग्जाम्पल में आप दोनों को, चलो। और ऐसे नहीं, एक हाथ दोनों हाथ को ऐसा पकड़ के, इतना प्यार से तो मैंने मेरी वाइफ का हाथ नहीं कभी पकड़ा है। चलो रेडी, ध्यान देना, देखो तो इधर देखो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला हो गया, बेटा ये सारा क्या है? दीज आर कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो यार डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या बोलता है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट। तो रिलायंस लोग रोना धोना चालू किया, टीसीएस लोग, हम नहीं है क्या कंपनी, हम तो यहां पे रजिस्टर्ड है, हम नहीं है क्या। सरकार बोला रो मत, तू तो है ही कंपनी, हमको तो जिसके ऊपर शक था ना हमने उसको बोला है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? एक्सटेंसिबल। क्या लिखा है इधर? इंक्लूड्स, मतलब जो दिया है वो तो आएगा ही, एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तुम देख रहे हो इंक्लूड्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। हाँ बाबा, कितना बड़ा महत्व है कि अगर ये मीन्स होता ना तो सिर्फ बाहर वाले आते, बट क्योंकि ये डेफिनेशन क्या है, बाहर वाले भी आएंगे, घर वाले भी। इनफैक्ट एक सिंपल बात बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट में तो सब हो गया, जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो क्या है? इसको अगर समझने के लिए बोलूं ना, जो किसी भी एक्ट में कहीं पे भी रजिस्टर्ड है वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा? कोऑपरेटिव, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट को बहुत जगह पे अप्लाई हो जाता है लॉ, बहुत सारे लॉज उनको अप्लाई होते हैं। और सरकार क्या चाहता था पता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा रिलैक्सेशन दे। क्या चाहता था सरकार? कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा
रिलैक्सेशन दे। इसीलिए सरकार ने क्या बोला, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। सच एंटिटी नोटिफाइड बाय सीजी, सच एंटिटी नोटिफाइड बाय सीजी, ये मतलब सीजी ने अगर रूल्स में किसी एंटिटी को बोला कि तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। मतलब अब समझो ये एलएलपी है, सीजी आया बोला ए तुम एलएलपी आज से तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाओगी, ये तो ये बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा कोई सीजी ने रूल्स लाया नहीं है, लॉ मेकर ने सीजी को ये पावर दे के रखा है। आप समझो कितना इंपॉर्टेंस है जो मैंने फर्स्ट तुमको पढ़ाया उसका। अब कहने से इस पॉइंट से क्या पता चला अपने को कि सीजी को पावर दिया जाएगा तो ही वो रूल्स ला सकता है। यहां पे सीजी को पावर देके रखा है, बट सीजी ने अभी तक इस पावर को एक्सरसाइज नहीं किया है, बट चाहे तो कर सकता है, समझ रहे हो। और यहां पे क्या लाएगा, वो लाना चाहे तो रूल्स लाके बोल सकता है कि ये एंटिटी आज से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, बट ऐसा कोई रूल्स लाया नहीं। तो मुझे देखो, तो बेटा ध्यान से, क्या नहीं से क्या बोला मैंने, सेक्शन 2 क्लॉज 11, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी और सच एंटिटी नोटिफाइड बाय सीजी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं माना जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। और कोई एंटिटी जिसको सीजी ने क्या बोला है, और कोई एंटिटी जिसको सीजी ने क्या बोला है कि तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। अब देखो एनी, अब इसका मीनिंग बट आज की डेट में सिर्फ एक ही एंटिटी है ना जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। आज के डेट में एक ही एंटिटी है जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। मुझे बताइए कौन नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट आज की डेट में, सिर्फ एक ही एंटिटी, कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये तो तुम्हारा डेफिनेशन हो गया, कुछ फीचर्स है बॉडी कॉर्पोरेट, ये तुम 5000 बार पढ़ चुका है। एलएलपी एक्ट में भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट एक बार के लिए बता देता हूं। एनी एंटिटी हैविंग सेपरेट एंटिटी फ्रॉम मेंबर्स, ये मतलब कंपनी और मेंबर्स अलग अलग है। अब एग्जांपल देके बताता हूं। अभी ये जो अपना एडनोवेट क्लासेस है, इनके जो ओनर है आशीष शाह, ही इज माई फ्रेंड एक्चुअली। हम लोग काफी पुराने दोस्त, मतलब दोस्त है, वी वर प्रोफेशनल कलीग एंड वी आर फ्रेंड्स सिंस ऑलमोस्ट 10 years, मोर देन 10 years। हाउ व्हाट दैट ये सब में मत जाओ तो है। तो उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया है, सर विल यू एसोसिएट विथ मी, आई सेड डेफिनेटली, बीइंग यू आर माय फ्रेंड आई विल बी एसोसिएटिंग विथ यू। सर व्हाट यू विल चार्ज। अब बीइंग अ सीनियर फैकल्टी फॉर फाइनल सीए, मेरा एक रेट तो होगा, मार्केट रेट एक पर्टिकुलर। मैंने बोला देखो सर आपसे तो मैं पैसा लूंगा ही नहीं, आप मेरे दोस्त हो। सर ने स्माइल किया, मैं बोला पूरा सुन लो सर, लेकिन क्योंकि लेक्चर मुझे आपके लिए नहीं लेना है, किसके लिए लेना है, एडनोवेट, तो मुझे उससे तो रेट चार्ज करना पड़ेगा, और वही करना पड़ेगा जो मेरा मार्केट रेट एग्जिस्ट करता है। तो मैंने टेक्निकली उनसे यही बात तो किया, सेपरेट मेंबर अलग, एंटिटी अलग। समझ रहे हो। तुमको लगता है पैसा मांगने का निंजा टेक्निक है ये है। तो पहला, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी चलता रहता है, मेंबर्स आता है मेंबर्स जाता है। धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था, धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया, मुकेश अंबानी चला रहा है, रिलायंस तो चल ही रहा है, कल को मुकेश अंबानी का भी देहांत हो जाएगा तो आकाश अनंत अंबानी चलाएंगे। उनकी एक बिटिया भी है ना, ईशा अंबानी, वो चलाएंगे। उनका डेथ हो गया तो उनके बच्चे चलाएंगे। रिलायंस तो चलता रहेगा ना यार। टीसीएस का ही देख लो, टाटा का ही देख लो। समझ रहे हो। स्टार्ट किसने किया था, जमशेदजी टाटा ने। फिर आए सर रतन टाटा। एक मिनट, वो सर रतन टाटा ये नहीं है, समझ रहे हो। सर रतन टाटा है, फिर उनके बेटे आए नवल टाटा, फिर उनके बेटे आए रतन टाटा। एक्चुअली नवल टाटा वॉज अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड थे वो। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने फादर के नाम पे ले लिया। अडॉप्टेड चाइल्ड को तो बहुत गर्व होता है ना, मेरे को लाइफ दिया है। तो रतन टाटा, सर रतन टाटा हैज अडॉप्टेड नवल टाटा एंड नवल टाटा के सन है रतन टाटा, जिनका भी स्वर्गवास हुआ। 4 जनरेशन हो गया ना यार, टाटा तो चल ही रहा है ना यार। तो परपेचुअल सक्सेशन, राइट टू यूज कॉमन सील।
मेरे पास हाथ है, मैं क्या कर सकता हूं हाथ से? साइन। चलो मैं साइन कर सकता हूं। कंपनी के पास हाथ नहीं है, कंपनी साइन नहीं करता। तो अगर कंपनी को साइन करना है तो कंपनी को क्या लगेगा? कॉमन सील। बट कॉमन सील रखना ऑप्शनल है कि ऑब्लिगेशन है? हमारी मर्जी। सेम वे कंपनी कैन अक्वायर दी प्रॉपर्टी, जैसे एसआई भी कंपनी है, ये प्रॉपर्टी उन्होंने अक्वायर किया ना यार, होल्ड करके रखा है। एक कल को बेचना चाहे तो बेच भी सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना मोबाइल प्रॉपर्टी। ये बेंच फर्नीचर तो मोबाइल प्रॉपर्टी लेके रखा है, ये क्लासरूम ईमेल प्रॉपर्टी रख के रखा है। मान लो इन्होंने कोई क्लास से अक्वायर कर लिया, उसका कॉपीराइट, ये तो इनटेंजिबल हो गया। और ये सब जो अक्वायर किया क्या हो गया? टेंजिबल। ए पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे सब जो मैंने एडनोवेट ज्वाइन किया, तो मैंने एडनोवेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया ना यार। उन्होंने बोला सर आप कितने साल देंगे, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, एक्स इयर्स काम करूंगा, साल में दे विल गिव मी एक्स रेट, एक्स नंबर ऑफ आवर्स, एंड मैं एक्स पीरियड के लिए इनको छोड़ूंगा। ऐसा कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हमारे बीच में, तो दैट इज पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एडनोवेट से करूंगा मैं। टू सू एंड बी सूड, ए रिलायंस के नाम पे कोई भी केस कर सकता है, रिलायंस भी किसी और के ऊपर केस कर सकता है। बाय इट्स ओन नेम इज रिगार्डेड एज अ बॉडी। बॉडी कॉर्पोरेट का कुछ एग्जांपल लिखाऊं मैं। एफसीआई, एफसीआई सुना है तुम लोग? फूड कॉर्पोरेट। नहीं आया रे दूसरा लेक्चर, वी कैन एक्सटेंड आल्सो। आर यू श्योर? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी। ये सब क्या है बोलो जोर से? ये सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। ये सब एग्जांपल है, समझ लो। यहां तक रिवाइज कर लेते हैं अपन, देन विल कंक्लूड। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा मैक्स। अपन ने, अच्छा होमवर्क आज का क्या क्या है बता देता हूं। ये सॉफ्ट कॉपी अपलोड हो गया है क्या? ये हैंड रिटन नोट्स लिखना है तुमको। अरे ये क्या, ये तो नहीं अपलोड करेंगे, ब्लैंक अपलोड करूंगा, अभी करवा दूंगा। क्या लिखना है पता है? ये 3 समझ रहे हैं आप लोग? ये लिखना है, और ये जो पढ़ाया है, और ये समझ रहे हैं, बस ये 3। और ये पहला पेज का ये कहां गया? ध्यान दो। क्यों ऐसा? तो कैसे होगा अपलोड? वो तुम लोग कर लेना जो करना होगा। हाँ मैं सेव कर, चलो हो गया है ना। चलो ये अब फिर हर लेक्चर में करोगे। और ऊपर का दिख रहा है तुमको? ऊपर का, ठीक है, ये लिखना रहेगा। अब ध्यान दो, लॉ। अभी ए लॉ का मतलब क्या फिर पढ़ाया मैंने तुमको? पेनल्टी एंड फाइन। फिर पढ़ा था मशीनरी ऑफ लॉ, समझ रहे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। फिर अपन ने सेक्शन 1 पढ़ा, सेक्शन 1 में अपन ने पढ़ा शॉर्ट टाइटल था, फिर द कंपनीज एक्ट 2000, फिर एक्सटेंट, फिर कमेंसमेंट, समझ रहे? और उसके बाद अपन ने सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट। लाइन से मैं पढ़ाऊंगा, सुनो। लॉ मीन्स एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाईलॉज, ऑर्डर्स। फिर एक्ट, एक्ट और रूल्स में क्या फर्क है? तो एक्ट इज डिफिकल्ट टू पास, लॉ इज इजी टू पास। एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, रूल्स पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और state government. Act comes before rules, rules comes after act. Act is independent in nature, rules dependent on act. फिर act तो difficult है, rules easy है। फिर इसके बाद अपन ने 3 पॉइंट पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? तो लाइन है। सबसे पहला
इसमें क्या बोला इन्होंने, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हाट इज ऑर्डिनेंस। इट्स अ टेम्पररी लॉ पास बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में तो गवर्नर ऑफ स्टेट। अच्छा, इसके बाद 4 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में क्या रहेगा, तो एक्ट कौन पास करेगा, पार्लियामेंट रूल्स पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस, गवर्नर ऑफ स्टेट। फिर स्टेट लिस्ट में अगर दिया तो एक्ट विल बी पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, रूल्स विल बी पास्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नेंस विल बी पास्ड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। एंड अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है देन एक्ट विल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, रूल्स विल बी पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नेंस एंड ऑर्डिनेंस विल बी पास्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। एंड रेसिडुअरी लिस्ट में दिया है देन एक्ट विल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट, रूल्स विल बी पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस विल बी पास्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर रेगुलेशन, इट इज फॉर अदर्स, अगर सभी ने बाहर के लिए किया है, दूसरों के लिए किया है, स्टॉक मार्केट के लिए किया वो, और अगर खुद के लिए किया है तो वो बाय लॉज। आईसीआई ने स्टूडेंट्स के लिए किया तो रेगुलेशन, खुद के लिए किया तो बाय लॉज, मेंबर्स के लिए किया तो। हाई कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज एज पर आर्टिकल 141, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट बिलो सुप्रीम कोर्ट, मतलब सारे कोर्ट्स इन इंडिया। हाई कोर्ट जजमेंट एज पर आर्टिकल 227 बाइंडिंग ऑन पर्टिकुलर स्टेट, तो स्टेट में जो भी कोर्ट्स होगा उससे लोअर सबको अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया पेनल्टी एंड फाइन। पेनल्टी इज लेविड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फाइन इज लेविड बाय कोर्ट। पेनल्टी इज लेस सीरियस इन नेचर, फाइन इज मोर सीरियस इन नेचर। पेनल्टी में बोलता है कि देयर इज नो जेल, फाइन में जेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेनल्टी इज फिक्स्ड इन अमाउंट एंड पेनल्टी फाइन इज वेरिएबल इन नेचर। फिर 3 अथॉरिटी था, लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाता है, कंपनीज एक्ट कौन बनाएगा, कंपनी लॉ के लिए तो पार्लियामेंट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आरओसी छोटा मोटा जो कुछ आएगा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में एमसीए है, एमसीए के नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर, साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो इसमें आएगा दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, शिलोंग, हैदराबाद। फिर उसके नीचे सीआरसी एक है, आरओसी 25 है जो पेनल्टी इनकॉर्पोरेशन करेगा सीआरसी। आरओसी पेनल्टी ऑर्डर फॉर्म फाइलिंग करेगा। एंड इसके बाद लास्ट अपन ने ऑफिशियल लिक्विडेटर 23 है जो लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, ये सब करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है वो क्या है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या बोलता है, द कंपनीज एक्ट 2013, ये तरह शॉर्ट टाइटल है, द कंपनीज एक्ट 2013 एंड एक्सटेंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया कमेंसमेंट। सेक्शन 1 हैज बीन नोटिफाइड ऑन 30th August 2013 and rest of the sections have been notified on different dates. फिर आता section 2 clause 20, company means a company which is incorporated under this act, that is Companies Act 2013, or under any previous company law, that is Companies Act 1956, 1913, 1882, like that. Then next section 2 clause 42, foreign company means a company which is incorporated outside India, having a place of business in India, having a business activity in India. Section 2 clause 11, body corporate includes a company incorporated outside India but does not include cooperative society or any entity notified by central government. That's all. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. होमवर्क करके आना कल।